बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं अरमला हसन और मैं हूं इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं और एक नए दिन का आगाज मस्बत तरीके से कर चुके हैं, नहीं तो करने वाले हैं, आपका साथ देंगे इंशाल्लाह। आप एक्सप्रेसो देख रहे हैं। खैर, जैसे कि आपको मालूम है, आज थोड़ा सा हम लाइट नोट के ऊपर प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं। कल बहुत ही अजीम शख्सियत तहरीके आज़ादी कश्मीर की हम अगर बात करते हैं, सैयद अली गिलानी साहब इस दुनिया से इंतकाल फरमा गए, रहलत हो गई उनकी। 91 बरस की उम्र में उनका इंतकाल हुआ। बहुत ही बड़ी शख्सियत। हम अगर ये कहें कि तहरीक आज़ादी कश्मीर के अंदर उनको एक अज़्म और इस्तिक़लाल के इस्तारे की हैसियत हासिल थी और एक कायद आज़म के तौर पर, एक बेहतरीन कायद के तौर पर उन्होंने इस तहरीक में अपना हिस्सा डाला और इसको आगे लेकर चले तो गलत नहीं होगा। और एक नारा जो उनकी पहचान बना, बल्कि वो आवाज़ हमारे पास है भी अगर हम सुना पाएँ, जिसमें उन्होंने सबसे पहले वो सदा बुलंद की जिसमें उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। सैयद अली गिलानी का इंतकाल के बाद पाकिस्तान में एक रोज़ जबकि आज़ाद कश्मीर में तीन रोज़ा सोग का ऐलान किया गया है। तमाम तर जो कौमी परचम हैं वो सरनगू रहेंगे। उसके साथ साथ आर्मी चीफ़ की बात की जाए, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की बात की जाए, मुख्तलिफ रहनुमाओं की बात की जाए, तो उन्होंने इनके जो इंतकाल है उस पर नहायत अफसोस का इजहार भी किया। उन्होंने कहा कि एक ऐसी आवाज़ जो पूरी दुनिया में कश्मीर की हक़ में बुलंद होती रही, आज वो खामोश हो गई और उनकी जो भी कश्मीरियों के हवाले से या कश्मीर की आज़ादी के हवाले से जो उनकी तहरीक थी और जिस मौसर अंदाज में उन्होंने इस तहरीक को लीड किया, ऑब्वियसली वो वाली जो एक चीज़ है उसको हमेशा याद रखा जाएगा और उसके हवाले से अली गिलानी को खराज तहसीन भी। बिल्कुल। और भारत ने बहुत कोशिश की कि इस आवाज़ को बंद किया जाए, इस शख्सियत को रोका जाए, लेकिन उन्होंने हमेशा हक की बात की, आज़ादी की बात की। यही वो शख्सियत थी जिन्होंने कहा मेरी कब्र पे लिखना आज़ादी, आज़ादी का अलम बुलंद करते हुए। और ज़िंदगी के आखिरी साल, आखिरी 12 साल जो है, इसमें भी अली शाह गिलानी साहब मुसलसल नज़रबंद रहे, उनको मुसलसल नज़रबंद रखा गया और भारत के सितम कम ना हुए। इनकी उम्र तो 91 बरस थी, लेकिन मैं अगर कहूँ कि ज़्यादातर उम्र इनकी पाबंद सलासिल में ही गुजरी तो गलत नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ जिसमें कमी नहीं हुई, एक बात जो कि कभी रुकी नहीं, कभी थमी नहीं, वो उनका हौसला था, वो उनका नारा था पाकिस्तान के लिए। और अली गिलानी साहब खुद तो दुनिया से चले गए, खुद तो कश्मीर से चले गए, लेकिन कश्मीर में अपना वजूद इस सूरत में ज़रूर छोड़ गए, जैसा कि हमने आपको बताया कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। अली शाह गिलानी साहब का जब भी नाम लिया जाएगा, तहरीक आज़ादी कश्मीर की जब भी बात की जाएगी, ये नारा एक स्लोगन की तरह लीड करेगा इस तहरीक को और अली शाह गिलानी साहब का नाम हमेशा रहती तारीख तक रहेगा। आधे घंटे के अंदर उनकी तदफीन की जाए, कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया, इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी गई और इतनी जो कह लें बेबसी नज़र आई। ये तो एक बेबसी का इमरान आलम ही होता है कि अगर एक इंसान जो इतनी ज़बरदस्त तहरीक चलाकर कश्मीर की आज़ादी के हवाले से इस दुनिया से चला गया, लेकिन आप स्टिल अभी तक उसके पीछे इस तरह से पड़ें कि आप उनके अहल खाना को, उनके घर वालों को, इर्द गिर्द लोगों को इस बात पर फोर्स करें कि उनकी तदफीन जल्दी की जाए। और कर्फ्यू का एक आलम है और कश्मीरियों के हवाले से इन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया। काफ़ी अरसे से ये अलील थे, 92 बरस इनकी उम्र थी और इनको 12 साल नज़रबंद रखा गया और भारतीय फोर्सेस ने इनका जो इस्तेक़ाक़ी है उसको तहवील में लिया और उस बात पे फोर्स किया कि उन्हें जल्द अज जल्द इसकी तदफीन की जाए। और भारतीय फौज ये भी चाहती है कि श्रीनगर से दूर दफन किया जाए, लेकिन आप लाश, आप जिस्म तो दफन कर देंगे, नजरिया कैसे दफन करेंगे? और ये नजरिए की हामिल शख्सियत थी, ये नजरिया लेकर चले और इनके नजरिए को सिर्फ ये खुद नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मौजूद कश्मीरी और पाकिस्तानी लेकर चले और ये नजरिया तो कभी नहीं मर सकता। और यही वो शख्सियत थी जिसने आज इस सारे, जैसा कि मैंने कहा, जिला बख्शी। और जब तक तहरीक आज़ादी कश्मीर और जब तक कश्मीरियों को इस्तिस्वाब राय का हक नहीं मिल जाता, कश्मीर आज़ाद नहीं होता, ये नारा भारतीय ऐवानों में गूंजता रहेगा कि कश्मीरी पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान उनका है। बेशक इसी बात पे जी हम मजीद भी डिस्कशन करेंगे। अभी वक्त हुआ है हेडलाइंस का। इस्लाम की निस्बत से ही, इस्लाम के ताल्लुक से ही, इस्लाम की मोहब्बत से ही हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। तहरीक आज़ादी कश्मीर में अज़्म इस्तक़लाल का इस्तिआरा, सैयद अली गिलानी इंतकाल कर गए। कैसी मफामत, कौन सी मफामत, मुल्क का जो हाल कर दिया गया, मफामत तो दरकिनार, हुकूमत से बात भी नहीं होनी चाहिए। मरियम नवाज का जारहाना अंदाज। अवाम तारीखी महंगाई के सुनामी में डूब चुके, एहसास करने वाली हुकूमत को गरीब का एहसास नहीं। बिलावल भुट्टो की हुकूमत पर लफ्जी वार। पंजाब में कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल, इंतजामिया ने 25 अजला में 15 सितंबर से लॉकडाउन नाफिज कर दिया।
कराची में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन, 85% हिस्सा बिजली से महरूम हो गया। कई घंटे गुजरने के बावजूद मुतअद्दिद इलाके बिजली से महरूम। सियाहत हमारे अंदर नफरत और तासुब कम करती है। थर में ऊंट चलाने वाले की दिलचस्प गुफ्तगू, देखिए सेगमेंट सफर है शर्त पे। तारीखी तस्वीर को 3D पेंटिंग्स का रूप देने वाले 3D आर्टिस्ट कर्नल रिटायर्ड आसिफ हुसैन होंगे एक्सप्रेसो के मेहमान। हेडलाइंस आपने जानी। शो में जिस तरह से आपको पता है कि बहुत कुछ है, लेकिन आगाज में हम बात करेंगे आज की बड़ी खबर। इससे पहले कि हम मजीद आगे बढ़े, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के ऊपर बात कर लेते हैं। वैसे तो हम यूजुअली आजकल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात भी करें, लेकिन पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में भी थोड़ी सी गर्मी आई है पिछले कुछ दिनों में पीडीएम के दोबारा इमर्ज होने के बाद। खैर, बात करेंगे मुस्लिम लीग नून की। इसमें मज़ामत और मफामत की कन्फ्यूजन अभी तक खत्म नहीं हो सकी। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने मुल्की मसाइल के हल के लिए कौमी हुकूमत के क़याम की तजवीज़ दी थी, जो कि बड़ी खबर थी। और फिर जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने इस पर कुछ खास पसंदीदगी का इजहार नहीं भी किया था एक दूसरे एंड से। मगर देखें, लीगी सदर के बयान पर रहनुमाओं की जानिब से इस वक्त वजाहतों का सिलसिला जारी है और हैरान कुन तौर पर एक बार फिर मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ को के इस बयान को उनकी जाती सोच करार दिया जा रहा है। इससे पहले भी उन्होंने मुल्क की तरक्की के लिए किसी की भी पांव पकड़ने की बात की थी, आपको याद होगा। और 2018 में शिकस्त की वजह मुस्लिम लीग नून की नाक़िस हिकमत अमली को करार दिया था। लेकिन अगर हम मरियम नवाज की बात करते हैं तो उन समेत मुस्लिम लीग नून की जो सीनियर क़यादत है, उन्होंने शहबाज शरीफ के इन सभी बयानात को उनकी जाती राय करार दिया है। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू की। शहबाज शरीफ की तकरीर सरकारी टीवी पर चलाने पर उन्होंने हैरानगी का इजहार किया, जिस पर मुल्की सियासत में एक नई बहस शुरू हो गई है। दो टोक अल्फाज में वाज़ेह किया उन्होंने कि मफाहमत तो बहुत दूर, गवर्नमेंट से तो बात भी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने साथ साथ यह कहा कि गवर्नमेंट के खिलाफ बाकी जमातों को कौमी मसालत की तजवीज़ देते हुए कहा कि सियासी जमातों को सोचना चाहिए कि मुल्क को कैसे आगे लेकर जाना है। इस वक्त मुस्लिम लीग नून में कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन दिखाई दे रही है, जबकि लीगी क़यादत में बयानात में वाज़ेह तज़ाद और इख्तलाफ भी दिखाई दे रहा है। लीगी सदर शहबाज शरीफ मफाहमत के साथ सियासत आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन लीगी जो नायब सदर हैं मरियम नवाज साहिबा, उनके बयानात इनसे काफ़ी हद तक मुख्तलिफ दिखाई देते हैं। जनरल इलेक्शन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और मुस्लिम नून अभी तक कोई मुतफ़िका हिकमत अमली और मुतफ़िका बयानिया उसमें नजर नहीं आ रहा, जिसके बाद दोनों तरफ से कुछ नुकसान भी दिखाई दे रहे हैं। और शहबाज शरीफ ये भी कह चुके हैं कि हम ना मफाहमत चाहते हैं ना मज़ामत चाहते हैं, हम तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड चाहते हैं। एक जानिब तो पार्टी कारकुन कंफ्यूज हैं जब हम नून लीग की बात करते हैं, जो कि उनकी पॉलिसी है। दूसरी तरफ बयानिए का तजाद है, जिसकी वजह से अपोजिशन भी गैर मौसर हो रही है और उस तरीके का असर नहीं डाल पा रही, कोई डेंट नहीं डाल पा रही हुकूमत के ऊपर। मुस्लिम लीग नून का वाज़ेह मौक़िफ़ ना होने की वजह से पीडीएम भी अभी तक ओबियसली गवर्नमेंट को टफ टाइम नहीं दे पाई है। सियासी माहिरीन ये समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून और उनके जो नायब सदर के बयानात में तजादात हैं, सदर और नायब सदर के बयानात में, इसमें जो दो बयानी की मौजूदगी है, इसका तासुर मजबूत हो रहा है पार्टी के अंदर। और अगर ये जल्द ज़ाइल ना किया गया तो आइंदा इलेक्शन में ये बड़ा नुकसानदेह हो सकता है। उधर वफाकी वजीर शेख रशीद ने दावा किया है कि 2 साल के अंदर अंदर अपोजिशन के नैब केसेस का फैसला हो जाएगा और मुतअद्दिद रहनुमा इलेक्शन से पहले जेलों में होंगे। शेख साहब ये बात जब करते हैं तो इसका कोई मतलब होता है, ना कुछ होता है, क्योंकि शेख साहब ऐसे थोड़ी बात करते हैं, तजर्बे की बुनियाद पर करते हैं, मैं ये कह रहा हूँ। खैर, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनसे ज़रा बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल पे क्या राय रखते हैं। अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया, एक तो आपने अलग सुबह में वक्त दिया। नून लीग की पॉलिसी कौन तय कर रहा है, शाहिद खाकान अब्बासी साहब? और ये जो भी पार्टी पॉलिसी होगी मौजूदा या आने वाले वक्त में, इसमें नवाज शरीफ साहब इसको तय कर रहे हैं या मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ साहब तय कर रहे हैं? आप ज़रा हमें कुछ क्लियर करें। मुस्लिम लीग की तमाम पॉलिसीज मुशावरत से तय होती हैं, जिसमें नवाज शरीफ साहब भी शामिल होते हैं, शहबाज साहब भी शामिल होते हैं, पार्टी के सीनियर लोग भी शामिल होते हैं। किसी ऐसे इशू पर जिसमें कोई महारत रखता है उसको भी शामिल किया जाता है और एक वसी मुशावरत के बाद पॉलिसी बनाई जाती है। अगर हम शहबाज शरीफ साहब के हालिया बयानात को देखें तो उन्होंने मुल्क की मफाद के लिए किसी के भी पाँव पकड़ने की बात की थी और 2018 की शिकस्त को नून लीग की गलत हिकमत अमली करार दिया था। अब उन्होंने कौमी हुकूमत की बात कर दी है। आप भी शहबाज शरीफ साहब के इस बयान को जाती राय करार दिया जा रहा है बार बार नून लीग की क़यादत की जानिब से, तो ये सदर के बयानात के हवाले से इत्तफाक क्यों नहीं करती मुस्लिम नून की जो क़यादत है? देखिए, हर जो पार्टी का लीडर होता है वो पार्टी की पॉलिसी बयान करता है
लेकिन उसका हर लफ्ज़ पार्टी की पॉलिसी नहीं होता। जब उनसे सवाल किया जाता है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, आप अपनी राय का इजहार करते हैं, अपनी सोच का इजहार करते हैं, ये हर शख्स को हक हासिल है। लेकिन जो इशू होता है उस पर पार्टी पॉलिसी का ही बयान की जाती है। अच्छा, मरियम नवाज साहिबा अब ये कह रही हैं कि जी 2018 वाले हालात नहीं रहे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कल की। उन्होंने कहा जी हालात बहुत बदल गए हैं। तो शाहिद खान अब्बासी साहब, ये तब्दीली किस चीज़ में है? उन्होंने कहा कि जी आप हर चीज़ बदलती देखेंगे। तो ये तब्दीली से क्या मुराद है मरियम साहिबा की? मरियम नवाज साहिबा अवाम की राय के इजहार की बात कर रही हैं कि आज इस मुल्क के लोग गुर्बत से, बेरोज़गारी से, महंगाई से तंग हैं और वो अपनी इस तंगी को जोड़ते हैं 2018 के इलेक्शन की चोरी से। और जिस मुल्क में इलेक्शन चोरी किए जाएं, जहाँ अवाम की राय का एहतराम ना हो, उसके वही हालात होते हैं जो पाकिस्तान के हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब इस मुल्क में अवाम बर्दाश्त करेंगे इलेक्शन की चोरी। ठीक है, मरियम नवाज साहिबा ने भी वाज़ेह किया कि गवर्नमेंट से हम मफाहमत तो दूर की बात है, बात भी नहीं करना चाहते। अलबत्ता उन्होंने कौमी मिसालत की बात जरूर की है। अगर मुस्लिम लीग नून हुकूमत से बात नहीं करना चाहती तो मिसालत किस बात की होती है? हुकूमत से हमने क्या बात करनी है? हुकूमत तो पार्लियामान में बात की जाती है। हुकूमत और अपोजिशन की बात पार्लियामान में होती है। आज 3 साल में एक पाकिस्तान का इशू पार्लियामान में डिस्कस नहीं हो सका। ना महंगाई हो सकी है, ना गुर्बत हो सकी है, ना खारजा पॉलिसी हो सकी है, ना बेरोज़गारी हो सकी है, ना मईशत हो सकी है। पार्लियामान मफलूज है। तो ये इसलिए जब बात करनी होगी तो फिर अवाम के सामने करनी पड़ेगी। अच्छा, ठीक है, आपकी राय अपनी जगह, लेकिन मुस्लिम लीग नून बड़ी जमात है, मुल्क की बहुत ज़्यादा वोट लेने वाली जमात है। लीगी क़यादत के बयानात में हम इस वक्त जो तज़ादात और इख्तलाफात से न सिर्फ हमें ये लगता है, यकीनी तौर पे आप मुत्तफ़िक होंगे इस बात से कि पार्टी भी कुछ हद तक कन्फ्यूज़ नज़र आती है, कारकुन भी, और इसी बयानी की वजह से अपोजिशन भी गैर मुअस्सर होती नज़र आती है। क्या आप ये नहीं समझते शाहिद खान अब्बासी साहब की अपोजिशन के गैर मुअस्सर होने की वजह इस वक्त मुस्लिम लीग नून और इसके अंदर मौजूद कन्फ्यूजन है? नहीं, अपोजिशन गैर मौसर नहीं है। अपोजिशन अवाम की मुश्किलात की बात करती है। पार्लियामान गैर मौसर हो चुका है, इसलिए हमें पार्लियामान से बाहर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में, टॉक शोज में हमें अपनी राय का इजहार करना पड़ता है। ये एक आम तासुर पैदा करने की कोशिश की जाती है कि जनाब तजाद आ गया। कोई तजाद नहीं है। अपोजिशन आइन की बात कर रही है। अपोजिशन कहती है कि मुल्क के मसाइल का हल, वाहिद हल, अवाम कि मुश्किलात का हल जो है वो निज़ाम को आइन के मुताबिक करने में है। हुकूमत ने तो वाज़ेह कर दिया है कि 2023 के जो इलेक्शन है वो ईवीएम से ही होंगे। अलबत्ता मुस्लिम लीग नून ने ईवीएम के इस्तेमाल को मुस्तरद किया है आप लोगों की जमात ने, और कहा है कि फौरी और शफाफ इलेक्शन का मुतालबा है। आप समझते हैं कि इलेक्शन रिफॉर्म्स के बगैर शफाफ इलेक्शन पॉसिबल हैं, और क्या मुस्लिम लीग नून इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए गवर्नमेंट के साथ कुछ टेबल टॉक करने के लिए तैयार है? जी, पाकिस्तान को सिर्फ एक रिफॉर्म चाहिए, क्योंकि यहाँ इलेक्शन चोरी होते हैं। आपको इलेक्शन चोरी रोकने का रिफॉर्म चाहिए। यहाँ ना मशीनों की ज़रूरत है, ना किसी और इलेक्टोरल रिफॉर्म की ज़रूरत है। हमारा मसला इलेक्शन की चोरी है, उसको रोकें। लेकिन चोरी फिर अब्बासी साहब ऐसी ही होगी ना कि कुछ ना कुछ कवानीन लाए जाएंगे या इम्प्लीमेंटेशन की जाएगी, उसके बाद ही होगा। ऐसे कैसे रुकेगी, ये भी तो एक सवाल है। बट थैंक यू वेरी मच अलसोब, आपका मौक़िफ़ हमने जानने की कोशिश की। हम चाहते थे कि ज़रा सीनियर लीडरशिप का मौक़िफ़ हम तक पहुँचे कि ये कन्फ्यूजन क्यों है नून लीग के अंदर, और आपने अपना मौक़िफ़ हमारे सामने रखा। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और आज बिल्कुल शुरू में कुछ मौसम की बात कर लेते हैं। शहर कायद में मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश से गर्मी का जोर टूट गया ऐसा लगता है, और गर्मी की सताई शहरी जो खास तौर पे रात उनके ऊपर गुजरी, क्योंकि पूरी रात हम तो कराची में नहीं है लेकिन हमारा दिल कराची में ही, बहरहाल पता चलता रहता है हमें। बिजली नहीं थी, हब्स बहुत ज़्यादा थी, और कल तो कहना चाहिए कि कुछ 1600 फीडर्स ऐसे थे अगला जो कि ट्रिप कर गए और बुरे हालात हो गए। लेकिन बारिश की वजह से मौसम को चेंज हुआ है और खुशी से कुछ चेहरे खिलते हमें नजर आते हैं। आज सिंध और मशरकी बलोचिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इसी हवाले से हम बात भी करेंगे, लेकिन ये जो बिजली का मामला हुआ इस पर तो हम बाद में डिस्कशन करते हैं। पहले मौसम की सूरत हाल के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डीजी मेट सरदार सरफराज साहब, उनको वेलकम करेंगे। बहुत शुक्रिया सरफराज साहब। सबसे पहले तो हम कराची की सिचुएशन के हवाले से बात करें तो कहा जा रहा है कि आज से फिर बारिशों का सिलसिला शुरू होने वाला है, तो क्या अपडेट्स है मौसम के हवाले से? जी बहुत शुक्रिया। पहली वजाहत ये कि मैं डीजी मेट नहीं हूँ, मैं चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हूँ। मेट्रोलॉजिस्ट, सॉरी।
जी है जी, इम्कान आज भी है कराची में। अभी तो खैर तेज धूप निकली हुई है और दिन के जो पहला हाफ है उसमें तो गर्मी पड़ेगी। अच्छा। जी, उसकी वजह ये है कि सी ब्रीज, चूंकि वो जो लो प्रेशर एरिया बना हुआ है कराची के साउथ ईस्ट में, तो उसके अंदर ट्रैप हो रही है सी ब्रीज, तो इस वजह से गर्मी ज़्यादा पड़ रही है। आज भी टेम्परेचर 38 से 40 के दरमियान जाने का इम्कान है, लेकिन फिर आफ्टरनून में चांसेस हैं बिल्कुल कि दोबारा से बिल्डअप हो और थंडरस्टॉर्म रेन के चांसेस हैं। और इसी तरह से ये सिलसिला कल रात तक है, वक्फे से। तो कहीं पे दरमियानी और कहीं किसी जगह में एट टाइम्स हैवी शावर्स भी होंगे। ये आप ओवरऑल सिंध की बात करें या कराची की बात करें? पूरे खासकर लोअर सिंध में, आप सेंट्रल सिंध से नीचे लें, नवाबशाह से नीचे, यानी उसमें हैदराबाद, ठट्ठा, बदीन, थरपारकर, मीरपुर खास, उमरकोट, इन सभी अजला में बारिश होगी, अच्छी बारिश होगी इन सब एरियाज में। अच्छा, तो आपसे मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि ये जो ह्यूमिडिटी का फैक्टर है, वैसे तो कराची में ये रहता है थ्रू आउट, लेकिन ये अब बड़े प्लेजेंट मंथ्स होने चाहिए अगले कुछ जो है कम से कम 2 से 3 महीने, तो ये ह्यूमिडिटी फैक्टर किस हद तक प्रिवेल करेगा, किस हद तक कम हो पाएगा आने वाले दिनों में बारिश की वजह से, क्या रहेगा? देखिए, जो ये मानसून के पीरियड होता है ना, जुलाई, अगस्त और सितंबर, इसमें अमूमन कराची का मौसम बेहतर रहता है। ह्यूमिडिटी वो के हाई होती है, लेकिन उसके साथ साथ सी ब्रीज अच्छी स्पीड से चलती रहती है, तो मौसम ज़्यादा गर्म नहीं होता। लेकिन ये होता है कि जब बारिश का सिस्टम मशरक से, यानी राजस्थान के एरिया से या अरेबियन सी के इलाकों से कुछ अप्रोच कर रहा होता है लोअर सिंध पे, कराची पे खासकर, तो उसके नतीजे में सी ब्रीज कट ऑफ हो जाती है इसी तौर पे। जैसे कल रहा, पिछले 2 दिन से कल ज़्यादा था और आज भी इसी तरह की कैफियत होगी। तो ये सिलसिला, यानी ये लो प्रेशर एरिया जो है, ये जब डाई आउट होगा कल रात तक या आगे पास ऑन कर जाएगा वेस्ट की तरफ, तो फिर मौसम नॉर्मल होगा 4 सितंबर से इंशाल्लाह ठीक होगा। अच्छा, अगर नशेबी इलाकों के हवाले से बात की जाए, जो आपने कहा कि अच्छी बारिश होगी, तो जारी किया गया है 1 से 3 सितंबर तक आई गेस, तो इस हवाले से कोई ज़ेर आब आने का खदशा तो नहीं है नशेबी इलाकों का? देखिए, कराची ऐसा शहर है कि जहाँ पर 50-60 मिलीमीटर बारिश अगर थोड़े वक्त में पड़ जाए, यानी आधे घंटे में इतनी बारिश हो जाए, तो अक्सर जगहों में पानी आ ही जाता है, पानी खड़ा हो जाता है, खासकर नशेबी इलाकों में। तो है इस बात का खदशा, क्योंकि आप रूल आउट नहीं कर सकते कोई हैवी शावर्स, कोई ब्रीफ सस्पेंड इस तरह का आप देखने को मिले, तो उसमें जिसका चांस है, तो उसमें फिर खासकर जो नशेबी इलाके हैं, बिलखुसूस ठट्ठा, कराची और बदीन, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट जो हैं, इनके तीनों के नशेबी इलाकों में पानी आ सकता है, जमा हो सकता है। ठीक है। अच्छा, ये भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एक तो इन बारिशों से जो ज़ेर ज़मीन पानी का ज़ख़ीरा है, उसके ऊपर कितना मस्बत असर हो सकता है, चूँकि ये इलाके आपको मालूम है कि वाटर रिजर्वाइज ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है। कराची इटसेल्फ तो बहुत सारा बड़े चैलेंजेस है वहाँ पे, और सिंध के मुख्तलिफ इलाके भी। तो जो ज़ेर ज़मीन पानी की सतह है, इस पर कितना फ़र्क पड़ सकता है इस सारी सूरत हाल से? जी, ये तो मैं उसका इतना एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन ये काफ़ी वाज़े फ़र्क पड़ता है। जब अच्छी बारिश हो जाए तो ज़ेर ज़मीन पानी का ज़ाहिर वाटर टेबल ऊपर आ जाता है, और उससे बहुत फ़ायदा होता है। पिछले साल का एक्सपीरियंस हमारे सामने है कि अच्छी बहुत तेज़ बारिशें हुई थी, तो उसकी वजह से काफ़ी ऊपर आ गया था वाटर टेबल, और बहुत देर तक ये है कि जो पानी की ज़ाहिर एक्सट्रैक्शन करते हैं लोग, तो उनको इससे तो सरदार साहब, ये जो पिछले इस सीज़न की बारिशें हैं, मौजूदा बारिशें उसके मुकाबले में ज़्यादा होंगी, उतनी होंगी या उससे कम होंगी? नहीं, उससे कम है जी, इसलिए कि अगस्त तो पूरा सिंध में और कराची के लिए और पूरे सिंध के लिए तकरीबन ड्राई गया है। कोई इक्का दुक्का जगहों में सिंध में बारिश हुई है, थरपारकर और उमरकोट साइड पे कुछ ना कुछ होती रही है, बदीन की तरफ कुछ ना कुछ, लेकिन ओवरऑल ड्राई रहा सिंध। यानी आप कह लें कि अगस्त का जो महीना था वो कोई -65%, यानी एवरेज बारिश से जी 65% कम हुई है। तो अब देखिए, ये जो स्पेल है जो ऑनगोइंग, ये भी है, इसमें लोअर सिंध खासकर जो लोअर से लेकर सेंट्रल सिंध तक, इसमें कमी काफ़ी हद तक पूरी होगी। और इसके बाद एक और स्पेल है, यानी ये मिड सितंबर तक हमें 2 स्पेल देखने को मिलेंगे, तो इससे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ किसी हद तक वो कमी पूरी होगी। तो क्या ये स्पेल जो है, ये मौसम का मिजाज भी तब्दील कर देगा, फ्रॉम गर्मी टू सर्दी बेहतर हो जाएगा, आपको लगता है? देखिए, सर्दी का तो खैर अभी साउथ में तो बहुत दूर होता है। इत्तेफाक से सितंबर, यानी सितंबर के तीसरे हफ्ते के बाद कराची में दोबारा से गर्मी शुरू हो जाती है। अक्टूबर फिर गर्म महीना होता है यहाँ पर जी। तो लेकिन ये कि ह्यूमिडिटी वाला फैक्टर फिर कम हो जाता है। और आखिर में सरफराज साहब, जो सिंध के अंदर मौजूद मुख्तलिफ फसलें हैं,
क्योंकि सिंध के मौसम की हम बात कर रहे हैं, उसके ऊपर कैसा असर रहेगा इन बारिशों का? अच्छा असर होगा, खुदा न खास्ता नुकसान तो नहीं होगा? देखिए, जो चावल की फसल होती है ना, खासकर ये ऊपर दादू लाड़काना डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं उनमें चावल की फसल ज़्यादा होती है। तो वो जो हमारे किसान भाई जो चावल की वो काश्त करते हैं वो तो खुश होते हैं कि ज़्यादा बारिश हो, जितनी ज़्यादा वो चावल के लिए अच्छी होती है। जो सेंट्रल सिंध है, नवाबशाह, नौशहर फिरोज़ और इसके सांगड़ और इसके आसपास के इलाके, वहाँ पर काटन की पैदावार ज़्यादा होती है, तो काटन के लिए नुकसानदेह होती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कोई बहुत हैवी स्पेल नहीं है। अच्छा, तो उम्मीद है कि इस मतलब पे इतनी खतरे की बात नहीं। जी नेगेटिव असरात नहीं पड़ेंगे। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच। हमारे पास मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब मौजूद थे, मौसम की सिचुएशन के हवाले से बता रहे थे। कराची में जो ओवरऑल बारिश की सिचुएशन रहेगी इस पर हम बात कर रहे थे। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। और आपको मालूम है, कल से हमने एक सिलसिला शुरू किया था हमारे उन शोहदा को या गाजियों को और पाक अर्ज़ पाक के जो मुख्तलिफ हिफाजत करने वाले हैं उनको खिराज तहसीन पेश करने का। आज भी सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि ये सारा अमल सिर्फ ज़मीन तक महदूद नहीं है, समंदरों तक भी है और फ़िज़ाओं तक भी है। आज हमारे पास इस हवाले से जो खुसूसी रिपोर्ट है वो फ़िज़ाइया के हवाले से है। पाक फ़िज़ाइया ने कैसे जंग सितंबर के अंदर अपना रोल अदा किया और अब तक किस तरीके से कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर रही है, हमारी इसी डॉक्यूमेंट्री रिपोर्ट के अंदर आपके लिए इसको कंपाइल किया हमने। आइए। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। 1965 की जंग के दौरान पाकिस्तान की सलामती के लिए यह शर्त ज़रूरी था कि पाक फ़िज़ाइया पूरी जंग के दौरान फ़िज़ाओं में अपनी अमलदारी और हुक्मरानी कायम रखे, ताकि ज़मीनी जंग के तमाम ऑपरेशंस और प्लान्स सही तरीके पर पाया तकमील को पा सकें। टेक्नोलॉजी और अददी एतबार से बरतरी न होने के बावजूद ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, जिसके असूल के लिए पाक फ़िज़ाइया ने एक जारहाना और निडर अंदाज़ अपनाया, जिसने बिलाखिर मुल्क की फ़िज़ाई हदूद को नाकाबिल तस्खीर ढाल फराहम की। ये कामयाबी बुनियादी तौर पर एयर मार्शल असगर खान की दूरंदेशी और कायदाना सलाहियतों से मंसूब है। वो दूसरी जंग अजीम के तजर्बाकार लड़ाका पायलट थे और पाकिस्तान की आज़ादी से पहले बर्मा में अपनी खिदमात अंजाम दे चुके थे। वो नौज़ायदा मुल्क की फ़िज़ाइया की उस कमेटी के भी रुकन थे जो दो नई बनने वाली रियासतों पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान दिफाई असासों की तकसीम के लिए बनाई गई कमेटी का हिस्सा थे। जुलाई 1957 में सिर्फ 36 साल की उम्र में वो पाकिस्तान के पहले मुसलमान कमांडर इन चीफ बने। उन्होंने 1947 से 1965 तक 18 साल की सर्विस के दौरान पाक फ़िज़ाइया को एक इंतहाई काबिल एहतराम क़ुव्वत में तब्दील कर दिया। ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तानी कौम तकरीबन एक हफ्ते के बाद यौम दिफाई पाकिस्तान मनाने जा रही है। इस मौके पर पाक फ़िज़ाइया ने सोचा कि क्यों ना तारीख़ के उन सफ़ों पर नज़र दौड़ाई जाए और उन पहलुओं को उजागर किया जाए जो उमूमी तौर पर कम तवज्जो पाते हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि पाक फ़िज़ाइया 1965 की जंग शुरू होने से कुछ दिन पहले ही इंतहाई अलर्ट कर दी गई थी। आने वाले चंद दिनों में हम पाक फ़िज़ाइया की चंद जंग शुरू होने से पहले की तैयारी, दुश्मन से झड़पें और ज़मीनी अफवाज की मदद के लिए पाक फ़िज़ाइया के ऑपरेशंस का रोज़ाना की बुनियाद पर वाक़यात का जिक्र करेंगे। 1965 से तकरीबन 8 साल कबल 1957 में जब एयर मार्शल असगर खान ने पाक फ़िज़ाइया के पहले कमांडर इन चीफ का ओहदा संभाला, तो ग्रुप कैप्टन नूर खान को नए ऑपरेशंस ग्रुप की तंजीम नौ की जिम्मेदारी दी गई। ये वो जिम्मेदारी थी जो 1959 में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कौमी एयरलाइन यानी PIA के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर तैनात होने से पहले तक उन्होंने अंजाम दी। 1965 के वस्त में पाक फ़िज़ाइया के कमांडर इन चीफ की तरफ से उन्हें पाक फ़िज़ाइया में वापसी के अहकामात मिले। उनकी मौसर जंगी हिकमत अमली में सूझबूझ के पेश नज़र उनकी हवाबाजी से तवील अरसे तक दूरी के बाद भी आपको पाक भारत जंग लड़ने से सिर्फ कुछ हफ्ते पहले यानी 23 जुलाई 1965 को पाक फ़िज़ाइया की कमान संभालने का एजाज़ हासिल हुआ। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि आपने 6 साल फ़िज़ाइया से दूर रहने के बावजूद चंद दिनों में सरगोदा से T-33 तैयारे पर एक मिशन करने के बाद F-86 पर भी फ्लाइंग में अबूर हासिल कर लिया और जल्द ही आवाज़ से दुगनी रफ्तार के जहाज़ यानी F-104 को उड़ाने में भी महारत हासिल कर ली, जिसके चंद दिनों बाद उन्होंने हवा से ज़मीन पर गोलियों के निशाने में 100% स्कोर हासिल किया, जो कि तकरीबन नामुमकिन था, क्योंकि ये स्कोर
इससे पहले पाक फ़िज़ाइया में किसी ने हासिल नहीं किया था। उन्होंने यही स्कोर चंद दिनों बाद दोबारा हासिल करके ये साबित कर दिया कि इतना शानदार स्कोर उन्होंने बाई चांस हासिल नहीं किया था। नए एयरफोर्स चीफ ने इसी कारकर्दगी का मुजाहरा F-6 तैयारे पर भी कर दिखाया। नूर खान की पाक भारत जंग में कलीदी किरदार और पाक फ़िज़ाइया में कायदाना सलाहियतों की बुनियाद पर इस बात में कोई शक नहीं था कि उनकी क़यादत के बग़ैर पाकिस्तान शायद शदीद मुश्किलात से दोचार हो सकता था। पाक फ़िज़ाइया उस वक्त अफ़वाज पाकिस्तान का ज़ोर बाजू थी और यूं नूर खान को सदर पाकिस्तान फील्ड मार्शल अयूब खान की तरफ से पाक फ़िज़ाइया के जंगी मंसूबों पर अमल दरामदी के लिए मुकम्मल अख्तियार और आज़ादी दे दी गई। अगस्त 1965 के इख्तितामी दिनों में पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़ा कश्मीर की वजह से कशीदगी बढ़ती गई, लेकिन पाक फ़िज़ाइया ने यह ख़तरा बहुत अरसा पहले भांप लिया था। इसी वजह से बाहमी इमदादी प्रोग्राम के ज़रिए फ़राहम करदा अमरीकी तैयारों से लैस पाक फ़िज़ाइया उस वक्त बहुत मजबूत ताकत बन चुकी थी। पाक फ़िज़ाइया के पास उस वक्त 92 F-86 तैयारे दस्तयाब थे, जबकि 8 सेबर तैयारे ओवरऑलिंग और मरम्मत की वजह से जंग में हिस्सा लेने के काबिल नहीं थे। इसके अलावा 12 F-104 पाक फ़िज़ाइया के बेड़े में शामिल थे, जबकि 2 ट्रेनर तैयारे भी थे जो जंग के लिए मौजूद नहीं थे। इसके अलावा 25 B-57 बमबार तैयारे थे, जिनमें कुछ जहाज़ों में जासूसी के आलात भी नस्ब किए गए थे। पाक फ़िज़ाइया के बेड़े में शामिल इजाफी तौर पर पाक फ़िज़ाइया के पास 12 T-33 जेट ट्रेनर भी थे, जिन्हें मौके की मुनासबत से महदूद पैमाने पर जासूसी और ज़मीनी हमले के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। ये सब 141 जंगी जहाज़ 9 स्क्वाड्रन में तकसीम किए गए थे। पाक फ़िज़ाइया के इस जंगी बेड़े को 30 मुख्तलिफ ट्रेनर, ट्रांसपोर्ट और हेलीकॉप्टरों की भी मदद हासिल थी। इसके मुकाबले में हिंदुस्तान एयरफोर्स के पास लगभग 775 तैयारे थे, जो 29 स्क्वाड्रन में तकसीम किए गए थे। 500 से ज़्यादा तो ऐसे तैयारे थे जो बतौर फ्रंट लाइन इस्तेमाल हो सकते थे। इन जंगी तैयारों में से 10 अदद आवाज़ से दुगनी रफ्तार वाले MiG-21 तैयारे, 118 बरतानवी हंटर, 80 के लगभग नैट और 80 ही मिस्टियर तैयारों के अलावा 56 ऑर्गन, 132 पुराने वैम्पायर तैयारे, 53 कैमरा बमबार तैयारे और 7 कैमरा जासूस तैयारे भी शामिल थे। यूं दोनों तरफ की फ़िज़ाई क़ुव्वत का मवाजना किया जाए तो इसका तनासुब 4-1 का बनता था, और ये तनासुब 5-1 तक जा पहुंचता है जब हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया के 191 ट्रांसपोर्ट तैयारे और 48 हेलीकॉप्टर को भी शामिल कर लिया जाए। जब जंग के इम्कानात बहुत बढ़ गए तो पाक फ़िज़ाइया ने अपने तमाम जंगी जहाज़ मुख्तलिफ जंगी यूनिटों में तैनात कर दिए ताकि दुश्मन के नापाक अज़ाइम का भरपूर और मुँह तोड़ जवाब दिया जा सके। ये 141 के करीब जंगी जहाज़ 4 मुख्तलिफ बेसिस पर तैनात किए गए, यानी सरगोदा, पेशावर, मारीपुर, कराची और ढाका। ख़वातीन और हज़रात, ये थे वो हालात और ये थे वो जंगी सामान जिनके होते हुए पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान कशीदगी इस हद तक बढ़ चुकी थी कि जंग किसी वक्त भी शुरू हो सकती थी। आइंदा दिनों में हम आने वाले दिनों में होने वाले वाक़यात का जिक्र करेंगे। पाकिस्तान एयरफोर्स जिंदाबाद, पाकिस्तान आइंदाबाद। जिंदा कौमें अपनी तारीख न सिर्फ याद रखती हैं बल्कि आने वाली नस्लों को उससे बाखबर भी रखती हैं। ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। हम चूँकि योम फ़िज़ाइया भी आ रहा है तो इस हवाले से एक सिलसिला है और उस सिलसिले की ये पहली कड़ी थी और हम भी योम फ़िज़ाइया के हवाले से बहुत कुछ खास लेकर आ रहे हैं, तो स्टे ट्यून्ड। और अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब बात करते हैं कुछ क्रिकेट के हवाले से। देखिए आज कितनी लाइट खबरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, बिल्कुल आपकी मॉर्निंग को हैवी नहीं कर रहे हैं। रमीज़ राजा साहब की बतौर चेयरमैन पीसीबी की नामजदगी के बाद क्रिकेट में तब्दीली आ नहीं रही, आ गई है, तब्दीली आ गई है और कुछ खास मुझे तो अच्छी नहीं लग रही। खैर देखते हैं। रमीज़ राजा साहब पीसीबी का ओहदा संभालने से पहले ही इन एक्शन दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम, कप्तान बाबर आजम समेत नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में 6 घंटे तक मुलाकातें की हैं और अपनी सिलेक्शन पॉलिसी में तब्दीली का इंदिया भी दे दिया है। और ये तब्दीली हमें न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के ऐलान करदा कौमी स्क्वाड में वाज़े तौर पर देखने में आई। साबिक कप्तान सरफराज अहमद, हारिस सुहेल और सुहेब मकसूद को
वनडे सीरीज से आउट कर दिया गया है, जबकि कई नए चेहरों को कौमी टीम की नुमाइंदगी का मौका दिया गया है। पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दरमियान जो वनडे सीरीज का आगाज 17 सितंबर से हो रहा है, उसके बाद अक्टूबर नवंबर में T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है। और पीसीबी चेयरमैन की बड़ी तब्दीली से कौमी क्रिकेट के लिए कितना ये फायदेमंद होगी, इसी पर हम बात करेंगे। मिर्जा इकबाल बेग हमारे साथ मौजूद है, सीनियर स्पोर्ट एंकर और तज्जियाकार है। मिर्जा बहुत शुक्रिया एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। मिर्जा साहब, सबसे पहले तो हम इस तब्दीली के हवाले से बात करते हैं, कह रहे हैं कि चलें ये तब्दीली अब क्रिकेट बोर्ड को रास आ रही है कि नहीं आ रही है, क्योंकि जिस तरह से स्क्वाड का ऐलान किया गया है, बहुत सारे चेहरों को आउट कर दिया गया है, बहुत सारे चेहरों को इन कर दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया अरमला, सुबह बखैर आपको भी और इमरान को भी। तब्दीलियां तो अब शुरू होंगी, लग रहा है 13 सितंबर के बाद ही, जब रमीज राजा जो है वो चेयरमैन ऑफिशियली चेयरमैन बन जाएंगे। लेकिन जिस तरह आपने कहा, उन्होंने मुलाकातें तो शुरू कर दी हैं और उन्होंने इंदिया भी दे दिया है कि अब सीनियर क्रिकेटर्स के लिए टीम में जगह नहीं, क्योंकि वो अपने यूट्यूब चैनल पर कहते चले आ रहे हैं कि नौजवान खून की जरूरत है, यंग लेग्स की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि सरफराज अहमद को जो ड्रॉप करना, ये उसी जानिब एक इशारा है, और ये इशारा है शोएब मलिक और वहाब रियाज के लिए भी कि शायद वर्ल्ड कप T20 में इनकी जगह ना बने। लेकिन मैं हैरान हूं कि घूम फिर कर इफ्तिखार अहमद दोबारा आ जाते हैं। आखिर इफ्तिखार अहमद में ऐसी कौन सी क्वालिटी है? आई हैव नथिंग अगेंस्ट हिम, डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन उनको घुमा फिरा के फिर ले आते हैं। एक तरफ आप आगे की तरफ सोच रहे हैं, दूसरी तरफ आप उन्हीं प्लेयर्स को जो आजमाए हुए चेहरे हैं उनको लेकर आते हैं। ये बात समझ से बालातर है। ठीक है, तो ये सरफराज अहमद को बगैर कोई मैच खेले हुए ड्रॉप करना, इस पर बड़ी तनकीद भी हो रही है, थोड़ा डिस्कस भी किया जा रहा है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए इमरान, या तो उन्हें रखना नहीं चाहिए था टीम के साथ। अगर उन्हें रखा था तो कम से कम मिडिल ऑर्डर में उनके तजुर्बे को मद्देनजर रखते हुए, 14 साल से वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे थे, कम से कम मिडिल ऑर्डर में उनकी जगह बनती थी। लेकिन एक कप्तान जिसने 18 जून 2017 को पाकिस्तान के लिए चैंपियंस ट्रॉफी जीती। जी साहब, थोड़ा सा कनेक्शन का इशू है, हम दोबारा मिर्जा साहब से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। और सरफराज अहमद के हवाले से वो बात कर रहे थे कि उनको सिलेक्ट ना करना, इसमें बहुत ज़्यादा तनकीद भी हो रही है। ऑब्वियसली यंग प्लेयर्स को मौका मिलना चाहिए, बट ऑब्वियसली जो सीनियर प्लेयर्स हैं जिनकी कैप्टनसी में एग्जैक्टली उनको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, चांस मिलना चाहिए। ही डिजर्व इट। उनकी कैप्टनसी में पाकिस्तान ने जिस तरह से चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, और इसी तरह से अगर हम अपने यंग प्लेयर्स को मौका दे रहे हैं, लेकिन इफ्तिखार अहमद की भी वो बात कर रहे थे। जी बिल्कुल, और खुशदिल शाह की भी वापसी हुई है। और सरफराज अहमद को हम ये नहीं कहते कि उनका फैसला कोई बहुत दुरुस्त नहीं है। मे भी सरफराज अहमद चूंकि अपनी कुछ परफॉर्मेंस नाकिस थी उनकी, जिसकी वजह से वो आउट हुए थे, लेकिन उनका एक बड़ा मकाम है। मैं बतौर कैप्टन बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ सरफराज की। ही इज बीन अ वेरी ऑनेस्ट, वेरी डेडिकेटेड काइंड ऑफ कैप्टन, और वो ऐसा लगता है कि टीम के लिए एक जान लड़ाने वाले कप्तान थे। जीत हार तो हिस्सा है, कब हम कंसिस्टेंट रहे, कब हम मुसलसल जीतते रहे। वो तो इमरान खान साहब के दौर में भी ऐसा नहीं था कि मुसलसल हम जीतते रहे, लेकिन एक कप्तान की डेडिकेशन है जो कि काउंट करती है। और इसी वजह से इमरान खान को अपने दौर का अजीम कप्तान भी कहा जाता है कि वो टीम को लड़ाते थे, टीम को बैक करते थे। तो सो इज द सिचुएशन अभी सरफराज के हवाले से। लेकिन रमीज राजा साहब जो मुसलसल बातें करते आ रहे हैं, उससे बहुत सारे प्लेयर्स जैसे शोएब मलिक, अब क्या हमारे साथ हैं जी मिर्जा साहब? जी मिर्जा साहब हैं। मिर्जा साहब, एक जानिब तो आपने जिस तरह से हमें बताया भी और कुछ हमें समझ भी आ रहा है, क्या पैमाना उम्र और वो फिगर्स होनी चाहिए उम्र के जो हमारे सामने हैं, या फिटनेस होना चाहिए? जो कि अभी आपने KPL कवर भी की, उसमें शोएब मलिक ने बेहतरीन कारकर्दगी, इवन शाहिद आफरीदी ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई, वो तो चले खुद ही एक साइड पे हो गए, लेकिन शोएब मलिक स्टिल प्लेइंग। और मुझे लगता है आप बेहतर बता पाएंगे कि सीनियर प्लेयर्स की जरूरत है हमारी टीम को। व्हाट डू यू से मिर्जा साहब? बिल्कुल इमरान, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, फिटनेस क्राइटेरिया होना चाहिए, फिटनेस एंड फॉर्म। शोएब मलिक की फिटनेस भी जबरदस्त है, उसकी फॉर्म भी जबरदस्त है। हैरान हूं मैं कि अपने मंजूर नजर लोगों को अकोमोडेट करने के लिए मोहम्मद वसीम जो लैपटॉप चीफ सेलेक्टर है, उनकी सिलेक्शन कमेटी ने मिडिल ऑर्डर में किसी खिलाड़ी को मुस्तकिल मौके नहीं दिए। 3 मैच 4 मैच उसके बाद बाहर करते रहे। हैदर अली कहाँ चला गया, खुशदिल शाह जो है वो ड्रॉप हो गया, दोबारा आ गया। अब्दुल्ला शफीक को 2 मैच खिलाए, उसको कैरी किया, दोबारा टीम में आ गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा। शोएब मलिक डिजर्विंग है, और मैं समझता हूँ कि यहाँ तजुर्बे की जरूरत है। जो वर्ल्ड कप T20 हो रहा है मुत्तहिदा अरब अमारात में, अब आप देखें ना कि भारत के प्लेयर्स जो है वो IPL खेल रहे होंगे वही, और उसके बाद वो फौरन वर्ल्ड कप T20 खेलेंगे। हमारी टीम अभी तक सेट ही नहीं हो पाई है। अभी तक हम
खत्मी खिलाड़ियों का नहीं ऐलान कर सके। मेरे ख्याल में अरमला और इमरान तजुर्बे की बड़ी जरूरत होगी इस वर्ल्ड कप T20 में। ये वाकई आपने सही कहा कि तजुर्बा बड़ा इंपॉर्टेंट होगा और हमारे पास इतने सीनियर प्लेयर्स नहीं है। मिर्जा साहब, हमने सरफराज की तो बात की, लेकिन इसके साथ साथ शोएब मकसूद और हारिस सुहेल का भी हम जिक्र करें, उनको भी टीम का या स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाया गया। हाउ डू यू से इट? आप किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, हारिस सोहेल का तो अरमला फिटनेस का प्रॉब्लम है। वो दौरे पे भी इंग्लैंड के गए थे, अनफिट होकर वापस आ गए। शोएब मकसूद को आप टीम में लेकर आए, 1-2 सीरीज के बाद आपने उसको बाहर कर दिया। मुझे लग रहा है उसको T20 में रखेंगे, वनडे से बाहर किया है, लेकिन इनकी जो सिलेक्शन पॉलिसी है इमरान, उसमें कोई मुस्तकिल मिजाजी नजर ही नहीं आती और ऐसा लगता है कि पीछे से डोरियां कोई और हिला रहा है और चेहरा जो है वो मोहम्मद वसीम का है, जो 18 टेस्ट और 25 वनडे खेले। मैं समझता हूं कि अब उनके लैपटॉप में बहुत ज्यादा वायरस आ गया है, अब उन्हें वापस जाना पड़ेगा, उन्हें हार्ड डिस्क नहीं लेके देनी पड़ेगी। खैर, अच्छा, इस सारी सूरत हाल का जब हम मवाजना कर रहे हैं, एक तो ये कि जो आप कह रहे हैं डोरिया कोई और हिला रहा है, बिल्कुल ऐसा लगता है, सिलेक्शन को देख के लगता है। टीम बड़ी मजबूत है मिर्जा साहब हमारे सामने। मैं इंग्लैंड से ज्यादा मजबूत टीम न्यूजीलैंड को समझता हूं और इंग्लैंड में हमारी बैटिंग कैसे कोलैप्स करती रही आपके सामने है। फिर आपको इन दोनों टीमों का वर्ल्ड कप फाइनल भी याद होगा, उसमें न्यूजीलैंड ने कैसे फाइट किया था और मुझे लगता है कि अब वो एक जख्मी शेर की तरह दोबारा से झपटेंगे वर्ल्ड कप के ऊपर। तो मुकाबला बड़ा सख्त है। इस कंपटीशन को आप कैसे रेट कर रहे हैं? देखिए इमरान, न्यूजीलैंड के बेशतर प्लेयर जो कि IPL वगैरह खेल रहे हैं, उन्होंने माजरत कर ली पाकिस्तान के दौरे पर आने से, और ये अगर हम कहें उनकी सेकंड स्ट्रिंग टीम है तो बेजा ना होगा, क्योंकि बांग्लादेश ने कल उनको हरा दिया। बांग्लादेश में वहां से वो 11 सितंबर को पाकिस्तान। लेकिन आपको याद है ना इंग्लैंड की बी टीम ने हमारे साथ क्या किया था? वो भी बी टीम ही थी, इंग्लैंड जो एक दिन बिल्कुल इंग्लैंड की बी टीम। और फिर उससे पहले आपको याद होगा 2019 में जब मिसबा ने चार्ज लिया था तो श्रीलंका की बी टीम ने हमें 3-0 हराया था T20 सीरीज में। तो हमें सारी चीजों को नहीं भूलना चाहिए, खुशफहमी का शिकार नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा डिसएडवांटेज न्यूजीलैंड को होगा कि उनके टॉप के क्रिकेटर्स नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूं कि दे विल गिव टफ टाइम टू पाकिस्तान और पाकिस्तान को अपनी बेहतरीन टीम उतारनी चाहिए ताकि पाकिस्तानी खिलाड़ी हम हो सके और आइंदा जो T20 वर्ल्ड कप भी आ रहा है मिर्जा साहब, हम उसको भी जरा फोकस में रखें। अभी तक हम इस सिलेक्शन वाले झमेले से ही नहीं निकले, हमें यही नहीं पता हमने मिडिल ऑर्डर में किसको रखना है, हमने किस तरह से अपनी टीम का फॉर्मेट सेट करना है। इसी कंफ्यूजन में अगर सर पर T20 वर्ल्ड कप है तो पाकिस्तानी टीम से हम उम्मीदें कैसे रखेंगे? फिर आपने झमेले का बिल्कुल सही लफ्ज इस्तेमाल किया अरमला, झमेले ही अब लगने वाला है। रमीज राजा जब 13 सितंबर को चार्ज लेंगे तो फिर वो लोग जो नौकरियों की तलाश में है, जो खुशामद के पर ज्यादा इन्हिसार करते हैं, वो इस झमेले में आ जाएंगे, सामने नजर आ जाएंगे। लेकिन आपकी बात सही है कि हम अब तक अपनी टीम को नहीं फाइनलाइज कर पाए। एक दफा हम 21 जून 2009 को वर्ल्ड कप T20 जीते हैं, एक दफा हम 2007 में फाइनल में पहुंचे हैं, और उसके बावजूद हमारी कारकर्दगी का ग्राफ आप देखें ना, T20 में नंबर 1 टीम, यस मैं कहने वाला था। बिल्कुल। तो अब हमारी कारकर्दगी का ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है, ये सोचना पड़ेगा इनको। जी मतलब आपने रिसेंटली बहुत बड़ा इंटरव्यू किया एक्सप्रेस न्यूज के लिए रमीज राजा साहब का, और मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे लगा शायद ये पहला ही इंटरव्यू था उनका उनकी नामजदगी के बाद। मैं चाहता हूं जरा आपकी जर्नलिस्टिक अप्रोच क्या रही आप जब उनसे गुफ्तगू कर रहे थे, तो क्या गेज किया, क्या माइंडसेट है रमीज का पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर, क्या करने जा रहे हैं? देखिए इमरान, रमीज जो है बड़े सीजन्ड कैंपेनर हैं, पढ़े लिखे हैं, क्रिकेट की दुनिया में है और लोग उनको जानते हैं। वो मीडिया फ्रेंडली भी है, लेकिन वो थोड़े से सख्त मिजाज भी हैं। लोग ये ना समझे कि लिबर्टी लें। जो मैंने ऑब्जर्व किया कि स्लो एंड स्टडी, वो इन तमाम लोगों को, वो कहते हैं ना कि बुझने से पहले चिराग टिमटिमाते हैं, तो ये चिराग भी जो है आहिस्ता आहिस्ता टिमटिमाएंगे। कई चिराग लगे हुए लाइन में, ये टिमटिमाएंगे और रमीज आहिस्ता आहिस्ता तब्दीलियां करेंगे। जो उनकी बातों से लगा, उनका मेन फोकस होगा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, उनका फोकस होगा गैर मुल्की कोच को पाकिस्तान लाना, उनका फोकस होगा डोमेस्टिक क्रिकेट को बेहतर बनाना, और खुशामद पसंद लोगों से अगर वो जान नहीं छुड़ाएंगे तो उनका अंजाम भी एहसान मानी जैसा होगा। तो ये जो मैंने ऑब्जर्व किया, जी प्लीज, जो मैंने ऑब्जर्व किया वो यही है कि रमीज एक ज़हीन आदमी है, इस दश्त की सयाही में एक उम्र गुजार चुके। 1984 में इंटरनेशनल क्रिकेट में आए, तो अब आप अंदाजा लगा लें कि 37 बरस
उनको हो गए इंटरनेशनल क्रिकेट में, और वो इकदामात ऐसे करेंगे, फूक फूक कर करेंगे, लेकिन अच्छे इकदामात। लेकिन बहरहाल उनकी जो तकर्री है वो कोई बहुत ज्यादा, आई डोंट नो आई शुड से इट और नॉट, चले मैं रोक लेता हूं अल्फाज को, लेकिन मैं एक बात सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि डोमेस्टिक क्रिकेट जिसकी बेहतरी की हम बात कर रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं कि एहसान मानी साहब ने डिस्ट्रॉय किया, इसके पीछे विजन तो इमरान खान साहब का था। वो ये चाहते थे कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट का स्ट्रक्चर चेंज किया जाए। तो क्या रमीज उसको चैलेंज कर पाएंगे? आई डोंट थिंक सो। मेरे ख्याल में रमीज सजेशन देंगे कि एक तो ये 6 टीमें जो उन्होंने रीजन्स की बना दी है, सूबाई एसोसिएशंस की, उसके अलावा इदारों की ग्रेड 2 की टीमें बनाई जाए, ताकि वो जो टैलेंट आना बंद हो गया है, कम से कम वो टैलेंट तो आए। रमीज को कन्विंस करेंगे, अगर रमीज को इख्तियारात दिए वजीर आजम ने तो रमीज कोशिश तो करेंगे, वरना एहसान मानी की तरह ये नहीं कि खामोश रहेंगे। अरमला कह रही वक्त खत्म हो गया। हाँ जी, यही बात कहने वाली थी, वक्त खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच मिर्जा साहब, बहुत शुक्रिया। मिर्जा साहब को फौरन पता लग जाता है वक्त खत्म हो जाता है। थैंक यू वेरी मच मिर्जा साहब, बहुत शुक्रिया। आप हमें बता रहे थे कि जो भी स्क्वाड का ऐलान किया गया है उसमें किस तरह से हमें मजीद चेंजेस होगी, और रमीज राजा चूंकि चेयरमैन पीसीबी आ चुके हैं, ऑफिशियली अगर उनको इख्तियारात मिले तो वो अच्छा कर सकेंगे, वो अच्छा कर पाएंगे, लेकिन अदरवाइज फिर वही होगा जोर अगर नहीं करते थे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। शो के दूसरे हिस्से में आ चुके हैं और अब बारी हमारे सेगमेंट सफर हशर की। बिल्कुल, अगर आप चाय पी रहे हैं तो एंजॉय कीजिएगा, ये बहुत ही जबरदस्त सेगमेंट है। और खास तौर पे आज का जो हिस्सा है, आज एक चरवाहे से बात करें, वकार अहमद मलिक साहब ऑल द वे फ्रॉम थर डेजर्ट, और उनसे पूछ रहे हैं कि उनकी जिंदगी कैसी है। सो सहरा नवर्द का एक और खत है, चरवाहे से बातचीत है। देखते हैं आज का सफर हशर। जब सियाहत पर निकलें तो वहां आम आदमी को मिलें, चरवाहों को मिलें, किसानों को मिलें। ये सब मोहब्बत से शराबूर लोग होते हैं, मेहमान नवाज होते हैं, अपना दिल खोल कर आपके सामने रखते हैं। मैं थर में हूं और एक ऊंट वाले से मकालमा करने लगा हूं। सहरा में एक ऊंट वाला ऊंट चरा रहा है, खाने का वक्त है, लस्सी के साथ रोटी खा रहा है। देखिए एक आम आदमी किस कदर खास आदमी होता है। आम आदमी की नहीं, खास आदमी की गुफ्तगू से लुत्फ उठाइए। शाम का वक्त होता है तो रेत जो है वो सुनहरी होना शुरू हो जाती है और अपना एक रंग निकालना शुरू कर देती है। हर चीज़ जो है उसके फीचर्स जो है वो नुमायां होना शुरू हो जाते हैं। सुबह का वक्त और शाम का वक्त ये बहुत कमाल होते हैं, लेकिन दिन को बहुत हार्ड लाइट होती है और उसमें मतलब उस तरह चीज़ें वाजे नहीं होती। रेत जो है उसका कलर भी ऑफकोर्स सुनहरी नहीं रहता। तो शाम और सुबह का वक्त जो है वो सहरा में वो बहुत ही खूबसूरत होता है। ये एक ऊँट है, मैं यहाँ से ऊपर से आ रहा हूँ और यहाँ पे आगे कोई साहब हैं जो बैठे हुए हैं। मेरा ख्याल है कि ये शायद ऊँट उन्हीं का होगा। इसे देखते हैं, बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? दुआ दुआ। खाना खा रहे हैं? खाना खा रहे। तो ये ऊँट आपका है? हाँ, ऊँट हमारा है। कितने ऊँट हैं? ऊँट तो ये एक ही है और दूसरी कोई ऊँटड़ियाँ हैं और अच्छा, दो ऊँटी। ठीक है। दिन के वक्त आप यहाँ होते हैं, ये इसी जगह पे ये ऊँट चराते हैं या वैसे ऊँट रखा हुआ है? मतलब नहीं, ऊँट तो ये जो कुआं वाला पानी वानी नहीं है ये। हाँ। उसके वजह से और ऊँट का कोई काम नहीं। अच्छा, चढ़ने के लिए गाड़ी चल रही बहुत। अब गाड़ी ने जब से गाड़ियाँ आई हैं ऊँट का काम खत्म कर दिया? सिर्फ बस पानी के लिए जो कुआं है उससे पानी निकाल दिया, बस माल को पिया। अब लोग सामान जो है वो नहीं करते, सामान के लिए गाड़ियाँ, रक्शे। गाड़ियाँ रक्शे ये है वो को गरीब लोग वो उठाते हैं, मजदूरी नहीं होती है, रक्शे पैसे लेते हैं, गाड़ी पैसे लेती है। हमारा ऊँट खड़े है तो ऊँट को ऊपर लेके जाते हो। तो ऊँट जो है अब उसका सिर्फ पानी निकालता है और इसके अलावा वो जब बारिश होती है तो बन्नी पोखते हो वो कर दो। अच्छा ठीक है। और ये जो अनाज होता है इसको भी करने के लिए ऊँट को ऊपर करते हैं? अलग चला दिया। ठीक है, हवा चलती है फिर आपको भूसा अलग और दाना अलग। ठीक है, उसके लिए भी ऊँट इस्तेमाल होता है। ठीक है। तो पूरा दिन आप इधर होते हैं। ये लस्सी है? ये लस्सी, हाँ।
ये लस्सी किसकी है? ये ऊँटनी का जो होता है? नहीं ऊँट की नहीं है, और कोई गैया है, कोई भेड़ है, कोई बकरी है, उसकी अच्छा है। उसका हाँ। ऊँटनी का भी दूध होता है ना? ऊँट का खाली दूध होता है, वो खाना पीने के लिए तो होता है, बाकी वो कोई लस्सी बसी नहीं होती। वो आप इस्तेमाल करते हैं? वो इस्तेमाल वो मिलता है, करते हैं। ऊँट जंग में चलती है, कभी आता आती है, कभी नहीं मिलती। नहीं मिलती है, हाँ, इस वजह ठीक से। ठीक 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 कभी होती है, कभी नहीं होती है, तो मैं इस्तेमाल करती हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है। वो खाने से खाते हूँ, चाह उसमें कभी कभी बनाते हूँ, और खाली खाली दूध पीते हूँ, अच्छा मिल जाता है तो ऊँट का दूध। ठीक है ठीक है ठीक है। तो और इसके अलावा, ये तो ऊँट हो गया, इसके अलावा जो ज़मींदारी किसान वाला काम है वो क्या है? यानी आपकी कोई ज़मीन आपने रखी हुई है, कोई फसल है, क्या होता है? जमीन कोई नहीं, इधर जो लोग बैठे हैं ना, इस कोई जमीन किसी की है, किसी की नहीं है। गरीब लोग हैं, वो आपकी जमीन है ठीक है, तो मैं आबाद कर दूँ, आपको हिस्सा हाँ दे उसका हिस्सा देते हिस्सा दे हैं। दें। बारिश होती है, कम होती है, ज़्यादा होती है, कैसा बारिश का? बारिश सही होती है तो अनाज सही हो जाता है, घास बास सही हो जाता है। जब बारिश कम नहीं होती है तो भूख मरते हूँ। इधर हाय, कुछ भी नहीं है, ये तो माल मर जाता है। जो थर के लोग जो बैठे हैं, उसका गुजारा माल के ऊपर है। हाँ कोई बिल्कुल गैया है, कोई भेड़ है, कोई बकरी है, उसके ऊपर है। ठीक है। तो घास नहीं मिलता तो वो कंगला हो जाता है, तो लोग भी भूख मर रहा था। वो आज तो 10,000 रुपया कोई बकरी करती है, तो उस टाइम में बकरी वो 5,000 नहीं करती है, मसला हो जाता है। यानी आप ये कह रहे हैं कि जब बारिश नहीं होती तो वो बकरी का वजन कम हो जाता कम हो जाता है, तो वो उसका रेट भी कम हो आधो जाता है। रेट भी आधो बहुत कम हो जाता है। आधो आध कम हो जाता है। थर में, थर से आप को मोहब्बत है? थर अच्छा लगता है? बिल्कुल अच्छा, हमारा मुल्क है, हमारा वतन है। क्या अच्छा लगता है थर में? थर में ये अच्छा लगता है, तो कोई खुटका नहीं, कोई डप नहीं, कोई चोर नहीं, कोई डाकू नहीं? कोई डाकू नहीं, कोई दाड़िल नहीं, कोई गोली वाला नहीं। वाह वाह वाह, गरीब वाह। लोग है, हाँ सब इधर मिलजुल के खाकर रहते हैं। इधर खाकर रात को तो इधर सो जाओ, हाँ सुबह उठे चला जाओ। आपके साथ जो 10,000 रुपया पड़े रहे, 20,000 रुपया पड़े रहे, वाह वाह कोई वाह खुटका वाह। हो रहे, तो हमारे मुल्क में लाहौर में जाएंगे, रात को मारे खाए उठा के लेके जाएंगे। ये नाज़रीन एक सेंसिटिव तो ऐसा होता है, हाँ जो बड़े कहते हैं जो कीड़ो, ये अक्क का वर्ण है, इसका नाम है क्या? अक्क, अक्क, अक्क का वर्ण, अक्क का कीड़ा अक्क में रजे गया। ये बड़े जो लोग हैं वो उन्होंने कहा था कि अक्क का कीड़ा आँख में रजे गया, आँख में ही रहेगा। आँख में ही रह गया। वाह वाह तो वाह। जो हमारे बाप दादे बाबा से आज दिन से ये पीढ़िया पीढ़ी जो हमारा मुल्क है, ये हमारे को अच्छा लगता है। वाह 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 वाह। अपने बर्तन जो होते हैं ना, वो हर को अच्छा होता है। अच्छा होता है, बहुत अच्छा। आपके घर में 8 दिन 10 दिन बकरी आपको बदो, दूसरे घर में 2 दिन बदो, 2 दिन वो सही नहीं हो जाएगी। वो अपना उसको वतन को याद वतन करेंगे। को याद करेंगे। वाह 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 वाह। 10 दिन 15 दिन रहेगी, उसके बाद में उधर वो जिम जाएगी। वतन वतन है। वतन वतन। तो चलो बहुत मेहरबानी। आपके बे बच्चे हैं? बिल्कुल। क्या करते हैं? हमारे 5 छोकरे, 2 है खड़े हैं। 2 ये छोकरे हैं, 5 हैं, 3 और 5 हैं। है। तो ये भी यही काम करते हैं? ये करते हैं, कोई ऊँट वालते हैं, कोई भेड़ वालते हैं, कोई बन्नी का काम करते हैं। एक छोकरो कराची में होटल में मजदूरी करते हैं। तो आप इन छोरों को कोई डांटते तो नहीं है? जी आप सख्त वालिद हैं, यानी आप इनको कोई गुस्सा तो नहीं होते बच्चों को? नहीं, कभी कभी होता है। किस बात पे होता है? जब काम बात नहीं मानते? कोई गलत काम होता है, या बात नहीं मानते हैं, या कोई गलत काम करता है, या झूठ बोलता है, या कोई ठगी करता है, तो उसको खाना पड़ेगा। आपका औलाद है, उसको खाना पड़ेगा। वाह वाह वाह। आपको बच्चे को समझाना पड़ेगा। आपकी अभी बहुत दूर दूर तक रोड तो है, ये तो अच्छा हो गया ना, रोड शोड बन गई है। रोड बन गया, ये हर अच्छा। सहूलत हो गया। मिट्टी हमारे नज़दीक है, अस्पताल की सहूलत है, बीमारी से हमारी हर बात की सहूलत, अल्लाह ताला का शुक्र। खाने में आपको क्या पसंद है, क्या अच्छा लगता है खाने में? खाने में पहले अल्लाह ताला ने इंसान के लिए ये कणकी तैयार की है। हाँ ठीक है। पहला गंदम, नंबर गंदम, जो ठीक है। मैं इसको कणकी बोलते हूँ, आप कणका है। गंदम बोलते हो। जी ठीक है ठीक है खाना इंसान के लिए अल्लाह ताला ने ये तैयार किया है। ठीक है। और खाना बाजर भी होती है, जौ भी होती है, चावल भी होते हैं। रोजी जो अल्लाह ताला दी है, सारी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र सही है। ठीक है। कोई खाना खराब नहीं। नहीं, हर खाना अच्छा है। हर खाना अच्छा। और हर आप अल्लाह का शुक्र अदा करते अल्लाह का हैं। शुक्र अदा। सेहत आपकी ठीक है, अल्लाह ये का सबसे शुक्र, बड़ी बात है। अल्लाह का सेहत- शुक्र, अल्लाह का सेहत है, शुक्र, सबसे बड़ी अल्लाह का बात, शुक्र। सबसे बड़ी बात। तो मैं बस यहाँ से आ रहा था, इधर आपका ऊँट देखा, तो मैंने कहा ये आप ही का ऊँट है और इधर आप कहीं खाना खा रहे हैं, तो बहुत मेहरबानी, आपके साथ बहुत अच्छी गपशप हुई है। ठीक है। तो मेरे लिए ना जो आम आदमी होता है ना, आम आदमी, वो ख़ास आदमी होता है। अच्छा। ठीक है, मुझे ऐसे लगता है जैसे आम आदमी जो है वो अल्लाह के नज़दीक है।
बिल्कुल हैं, गरीब के ऊपर अल्लाह का साथ होता है। साथ होता है और वो बड़ा आदमी होता है। ये जो हम कहते हैं ना वो बड़ा आदमी है, वो बड़े आदमी नहीं है। नहीं नहीं, आम आदमी जो है वो बड़ा आदमी, जो गरीब है वो बड़ा है, वो बड़ा आदमी है। लोग हाँ, वो गरीब बड़ा आदमी है क्योंकि वो किसी को सताता नहीं है, किसी का हक नहीं मारता। नहीं। तो ये बड़ी खूबसूरत बात है। तो आप लस्सी पिए, आप खाना खाएं, तो मुझे इजाज़त दें, मैं जा सकता। आपकी ज़ात क्या बताओ? हम अवान, आपने सुना है अवान? इधर हमारे मुल्क में नहीं है। हाँ, आपके इधर मुल्क में नहीं है, यानी आपके थार में, लेकिन उधर ये आप यूँ समझिए पंजाब में। अच्छा हाँ, ठीक है, पंजाबी तो है, पठान तो है। हाँ पंजाबी, हाँ पंजाबी, आप पंजाबी कह लें, पंजाबी, बिल्कुल बिल्कुल वो है। तो आपका क्या है? सोमरा। सोमरा, मुसलमान सोमरा। ठीक। यहाँ मुझे बड़ा अच्छा लगा है, हिंदू मुसलमान सारे मोहब्बत प्यार से रहते हैं, कभी कोई मसला नहीं को होता छोटा मोटा तो राजू वाला जो कोई बडेरा सडेरा होता, कोई एड़ा जो पंजाबी में चौधरी बोलते हैं, जी। इस वजह से वो उधर दफे करता है। हाँ उधर एक दूसरे को ठीक है। तुमने मुझे किया कुछ न कुछ तो गलत किया तो तुमने मुझे से माफी मांग लिया। हाँ वाह मांग लिया भाई, इतने दफे बात ही खत्म हो गई। ये बड़ी अच्छी बात, ये बड़ी अच्छी बात। कोई गलती सलती होती है, हो जाती उसकी है। कोई मेरा बेटा है ये गलती करके आया तो मैं उसके साथ गया, भाई मैं माफ करो। हमारा बेटा था, उसने गलती कर ली, अभी तुम मुझे माफ। बहुत बड़ी बात है, बहुत इस वजह से वक्त गुजरता है। ठीक है, मुझे इजाजत है। आपको इजाजत है, खाना खाओ को। नहीं, बड़ी मेहरबानी है, और बहुत क्या करो, आप शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, आपकी दुआ चाहिए। ठीक है, तो मुझे भी आप अल्लाह जो है आपकी ऊँट सलामत रखे, आपके बच्चों को सलामत रखे, अल्लाह करे खुश रहे, और आप इसी तरह हंसते बसते और खुश रहें, और अल्लाह आपकी सेहत जो है। अल्लाह ताला बहुत हर कोई को अल्लाह ताला खुश रखे। बहुत शुक्रिया, बहुत सही, बहुत मेहरबानी, आपकी बड़ी मेहरबानी। आपने ऊंट वाले की बातचीत सुनी, आपने ऊंट वाले की बातों से क्या सीखा कि किस कदर शुक्रगुजार आदमी है, जुर्म से नफरत करता है, आज़ादी को तरजीह देता है, जानवरों का ख्याल रखता है, तासुब से आज़ाद फर्द है, खुली सोच रखता है, इंसानों का एहतराम करता है। आप जब भी सियाहत पर जाएं तो जरूर आम आदमी से नहीं, खास आदमी से मिलें। वेलकम बैक टू स्पेशल प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कोरे कागज पर रंगों से फन पारे बनाने वाले फनकारों के हवाले से। पाकिस्तान में आपको मालूम है, और हम बताते भी रहते हैं, लेके भी आते रहते हैं, ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट मौजूद हैं जिनके हाथ की बनी तस्वीर हकीकत का गुमा देती हैं और देखने वालों को इन तस्वीर में जो रंग होते हैं वो अपने शहर में जकड़ लेते हैं। ऐसी ही एक बासलाहियत शख्सियत इस वक्त हमारी मेहमान है, जिनसे हम बात करेंगे, जिनको तारीखी मकामात की तस्वीर को 3D पेंटिंग्स का रूप देने का हुनर हासिल है और क्या कमाल करते हैं वो। इस वक्त हमारे साथ आसिफ हुसैन साहब मौजूद हैं, जो कि अपनी में भी एज कर्नल सर्व कर चुके हैं, कर्नल रिटायर्ड हैं, लेकिन उसके साथ साथ कमाल के आर्टिस्ट हैं, उन्हीं से बात करेंगे। बिल्कुल कर्नल साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। हम 3D पेंटिंग्स के हवाले से जब बात करते हैं, पाकिस्तान में ऑब्वियसली इसका ट्रेंड है और बहुत सारे ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं। आपने इस जो शौक है अपने, इसको एग्जीक्यूट किस तरह से किया? अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच। यार ये निकल गया इसको। आप हमारे साथ लाइव हैं, इट्स ओके, आप बात कीजिए, आपकी आवाज़ आ रही है। बेसिकली मैंने ठीक है जी, बेसिकली मैंने स्टार्ट आज से कोई 20 साल पहले किया था इस आर्ट को, और इसको मैंने जो नाम दिया है, ये कोल्ड पोर्सलीन में मैं इसको स्कल्पचर बनाता हूँ, और ये स्कल्पचर बनते हैं इसके अंदर इसका मैं बेसिक एक मास्टरपीस बनाता हूँ कोल्ड पोर्सलीन में, और इसको रिलीफ स्कल्पचर्स कहते हैं। और ये जब बनते हैं तो इसके बाद फिर इसको मोल्ड इसका बनाया जाता है, और फिर फाइनल पीस जो है उसको हम फाइबर ग्लास में करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये एक तो मैंने कहा कि कुछ हमारे यंगस्टर्स के अंदर भी ये ट्रेंड है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अभी उतना ट्रेंड नहीं है। दुनिया भर में खास तौर पे हम अगर साउथ एशिया, चाइना, जापान वगैरह की बात करते हैं तो वहाँ पे बड़े कमाल आर्टिस्ट हैं, स्ट्रीट आर्टिस्ट हैं, जो स्ट्रीट पर बैठकर इस तरह से पेंटिंग्स बनाते हैं और 3D पेंटिंग्स बनाते हैं। जिस तरह से अभी हमारे साथ चूंकि आसिफ हुसैन साहब मौजूद है, इनकी टेक्निक बेसिकली क्या है वो हमें बता रहे थे। सर, आप अपनी टेक्निक के हवाले से बताइएगा, जो आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा। जी हाँ, बेसिकली जो आप बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि आप ये जो बनते हैं 3D, वो कलर्स में होता है, उनका जो एक इमेज है वो 3D जाता है।
बट ये जो मैं बनाता हूँ ये फिजिकल हैं, दे आर इंट्रिंसिक, ये फिजिकल हैं और इनका जो कलर में नहीं होते बल्कि ये वर्चुअली बाहर निकले हुए होते हैं और इनको फील किया जा सकता है एज 3D। इसको जो आर्ट की दुनिया में वैसे तो इसको कहते हैं रिलीफ आर्ट है और इसमें दो तरह के होते हैं, एक हाई रिलीफ होता है और एक होता है नॉर्मल रिलीफ। तो मेरा काम ज्यादातर हाई रिलीफ में है और इसी काम को मैं जो आगे कर रहा हूं और अपनी ही मेरी टेक्निक है जिसके तहत मैं ये काम करता हूं। ये बहुत ही कमाल है ये जो पिक्चर्स हम, और मुझे यकीन है कि ये कैमरा पिक्चर्स के साथ इंसाफ नहीं कर रहा जितनी ये टेक्निकली जितने स्ट्रॉन्ग इमेजेस ही होंगे। तो अब तो मैं जरूर ये जानना चाहूंगा आपने सीखा कहां से, क्या आपने खुद से इसके ऊपर काम करना शुरू किया, नंबर 1। और ये उस तरह की पेंटिंग्स हैं जो मुझे लगता है आसिफ साहब जो शायद ब्रश से नहीं बनती होंगी, इसमें शायद आपको हाथ का इस्तेमाल करना पड़ता हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस पे भी जरा हमें थोड़ा सा आगाह करें कि कैसे करते हैं आप ये। जी हाँ, जैसे पहले बताया, एक तो ये है कि ये फिजिकल बनाई जाती हैं, इनको स्कल्प्ट किया जाता है, स्कल्पचर्स की शक्ल में इनको बनाया जाता है। स्कल्पचर की शक्ल में जब ये पहला पीस बन जाता है और उस पर तकरीबन अब मुख्तलिफ पेंटिंग्स हैं या मुख्तलिफ जो वर्क पीसेज हैं उनको मुख्तलिफ टाइम लगता है। यानी अब जैसे ये पीटर द ग्रेट की एक पेंटिंग आपको सामने नजर आ रही है, इसको तकरीबन 2-2.5 महीने लगे। जब ये फाइनल तैयार हो जाता है तो उसके बाद फिर इसका मोल्ड और फिर वो जैसे मैंने ऑलरेडी बताया है कि मोल्ड के बाद ये फिर फाइबर ग्लास में चला जाता है और उसके बाद दोबारा फिर इसके ऊपर पेंट किया जाता है। फिर मेरी एक पेंटर्स की पूरी एक टीम है जो कि इसके ऊपर काम करती है और इनको मेरी अंडर सुपरविजन ये सब को पेंट किया जाता है। बेसिकली जो मेरी गैलरी है इसका नाम है नोस्टैल्जिया गैलरिया, रावलपिंडी इस्लामाबाद के संगम के ऊपर मैंने ये गैलरी बनाई हुई है लोगों को ताकि वो आके देखें। और इसी गैलरी में मेरा काम डिस्प्ले भी है और मैं और भी चाहता हूँ कि ये किसी और नेशनल लेवल के ऊपर इसको डिस्प्ले किया जाए ताकि आम पब्लिक के लिए ये एक्सेसिबल हो और सारे आके इसको देख सकें। आशिफ साहब, जिस तरह से आपने कहा कि आपका काम ऑब्वियसली बहुत डिफरेंट है और हम टीवी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि आम पेंटिंग्स की तरह नहीं है बल्कि प्रॉपर इसको बनाया जाता है। अब जिस तरह से आपने बात की, क्या आपने ये प्रॉपरली कहीं से सीखा और क्या पाकिस्तान में ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो इस तरह का आर्ट लोगों को सिखा रहे हैं या यंग लोगों को सिखा रहे हैं? जी बेसिकली ये मेरा ज़्यादातर जो काम है, पहले तो बात यह है कि मैंने कहीं से कुछ सीखा नहीं है या मेरा कोई फॉर्मल आर्ट की एजुकेशन नहीं है। ये काम मैंने अपने तौर पे शुरू किया था और पहले मैंने फ्लावर मेकिंग से शुरू करते हुए आहिस्ता आहिस्ता इसको मैं स्कल्पचर की तरफ लेके आया हूँ। अच्छा। और मैं खुद इसको सिखाना चाहूंगा, लोग अगर सीखना चाहें इसको तो वेलकम। ये और आर्ट है और इसको चूंकि आप कर रहे हैं तो आप तक मुंतकिल होना चाहिए। बेहतरीन, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और क्या दुनिया में इसका कोई मजीद एक्सपोजर है? अगर हम कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, चूंकि खास तौर पे जो जिनका ताल्लुक वेस्ट से होता है वो आर्ट के बड़े कदरदान लोग होते हैं हमारे मशरक में, और खास तौर पे हमारे मुल्क में आर्ट की उतनी कदर नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो आपको लगता है कि मुस्तकबिल के अंदर इसको कमर्शियल पर्पस के लिए एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है आपकी पेंटिंग्स को, और इससे अच्छा ज़र मुबादला भी कमाया जा सकता है? इसके अंदर एक तो यही खूबसूरती है कि एक पीस को इसके मल्टीपल पीसेस बन सकते हैं, बट हर पीस के अंदर ये खुसूसियत होती है कि वो इंडिविजुअली ट्रीट किया जाता है। यानी जब एक पीस बनता है, जो मैं पीस बनाता हूँ, और उसके बाद जब उसका मोल्ड बन जाता है और मोल्ड बनने के बाद जब उसके मल्टीपल पीसेस निकल आते हैं फाइबर ग्लास में, लेकिन उनको फिर ट्रीट किया जाता है, हर पीस को इंडिविजुअली पेंट किया जाता है और हर पीस के ऊपर इंडिविजुअल उसकी होती है। ऑब्वियसली इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है क्योंकि ये चीज़ इस वक्त एग्जिस्ट इस तरीके से नहीं कर रही है और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर या इसको एक्सपोर्ट यकीनन किया जा सकता है। उसके लिए हमें ऑब्वियसली गवर्नमेंट की मदद की ज़रूरत है और बाकी जो इदारे हैं वो अगर सामने आए तो इस आर्ट को मजीद प्रमोट किया जा सकता है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, इन पेंटिंग्स के हवाले से आपने ऑन एंड ऑफ कितने एग्जीबिशंस करवाए हैं और आपका क्या प्लान है कि आपने इन एग्जीबिशंस के थ्रू किस तरह से लोगों को अपनी आर्ट के हवाले से बता दें? देखिए, अभी तक एग्जीबिशन तो मैंने इसका कोई नहीं करवाया। मैंने कुछ जगह पे इसका वो किया हुआ है, अप्रोच किया हुआ है ताकि इसकी एग्जीबिशन हो। मैंने अपनी गैलरी का भी अभी तक इफ्तिताह नहीं किया क्योंकि एक तो वो कोविड की वजह से हालात ऐसे बने कि इफ्तिताह नहीं किया। फिर मैंने
मेरे बड़े अच्छे दोस्त, क्या मेरे तो बड़े बुजुर्ग हैं, अताउल्ला ईसा खिलवी साहब, उनके साथ मेरी न्याज़बंदी है। अच्छा। तो उनसे मैंने गुजारिश की थी कि वो आएँ और मेरी गैलरी का इफ्तिताह करें। तो अब उनके पास जब टाइम होगा तो मैं इंशाल्लाह इसका इफ्तिताह करूंगा। और ये वैसे इफ्तिताह के बगैर भी ये लोगों के लिए ओपन है। क्या और बात है। इसके अलावा अगर किसी इंटरनेशनल फोरम के ऊपर इसको एग्जिबिट किया जाए तो दैट वुड बी वंडरफुल। डेफिनेटली दिस इज द प्लेटफॉर्म। इनफैक्ट आप एक्सक्लूसिवली चूंकि हमारे साथ मौजूद हैं और हमें जान के अच्छा लगा कि इससे पहले कहीं अगर आपने एग्जिबिट नहीं किया तो हमें ये मौका मिल रहा है कि हम आपके काम को दुनिया को दिखाएं, जो कि आपका काम बड़ा शानदार है। अच्छा, चूंकि आपने कहा कि आप इसको स्कल्पचर के ऊपर काम करते हैं तो जाहिर बात है फिर मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए बड़ी मेहनत और बड़ा वक्त चाहिए। तो क्या सारा काम इस पे आसिफ साहब हाथ से ही होता है या इसमें कोई मशीन्स भी इन्वॉल्व होती हैं? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। इसके अंदर कोई मशीनरी इस्तेमाल नहीं होती। ये सारे का सारा काम जो है ये हाथ से ही होता है। इसकी खैर काफ़ी सारे मराइल हैं जिनके अंदर से ये गुजरता है, और जो मेन इंग्रेडिएंट है जिसको मैं इस्तेमाल करता हूँ इसके लिए, दैट इज़ नोन एज कोल्ड पोर्सलीन। उसको या डो कहा जाता था कुछ अर्सा पहले, और ख़वातीन स्पेशली इसको इस्तेमाल करती थी फ्लावर मेकिंग के लिए। अच्छा। लेकिन चूंकि इसका आर्ट की दुनिया में ज़्यादा इसकी पजीराई नहीं है, या शायद ये ज़्यादा नॉन मटेरियल नहीं है, तो इसको, लेकिन मैंने ही इतना उस पर काम किया है कि अब जो नए आने वाले हैं, जो इसको समझने वाले हैं आर्ट को, वो यकीनन अगर इस पे काम करेंगे तो यकीनन मुझसे बेहतर काम कर सकेंगे, क्योंकि उनकी तो फॉर्मल एजुकेशन भी हो सकती है आर्ट के अंदर, और वो इस पे काम कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, पता नहीं, मुझे लगता है या वाकई ऐसा है कि आपने चूंकि आपकी जिंदगी बीइंग अ सोल्जर, बीइंग एन ऑफिसर गुजरी है, और ये एक इंटायरली डिफरेंट काम है। बड़े आप क्योंकि उस लाइफ के अंदर और इस लाइफ के अंदर फर्क होता है, बीइंग एन आर्टिस्ट एंड बीइंग अ सोल्जर। हाउ डिड यू मैनेज टू बी एन आर्टिस्ट, और इतना अच्छा आर्टिस्ट और इतना डिफरेंट आर्टिस्ट बीइंग एन आर्मी ऑफिसर एज वेल? बेसिकली मेरा ख्याल है ये बड़ा कोई गलत कॉन्सेप्ट है कि आर्मी और आर्ट या इस तरह की चीज़ें जो हैं ये एक साथ नहीं होती। यकीनन होती हैं। अगर आप, मैं तो खैर कुछ भी नहीं हूँ, अगर आप पिछले हिस्ट्री में देखें तो बड़े बड़े लोग ऐसे हैं जिन्होंने आर्मी से रहते हुए बड़े बड़े शानदार काम किए हैं। शफीक, जनरल शफीक हैं, मज़ार निगार हैं, दूसरा क्या नाम है, ज़मीर जाफरी हैं, कर्नल मोहम्मद खान है, और इस तरह के। और इसके अलावा अगर एयरफोर्स में देखा जाए तो ग्रुप कैप्टन हुसैनी है जिनकी पेंटिंग बहुत कमाल की हैं। तो खैर आपने जो, अगर वो ऑब्वियसली आर्मी की लाइफ एक टफ लाइफ होती है, और उसमें जब आपको थोड़ा सा टाइम रिलैक्स करने के लिए मिलता है तो दिस इज़ अ वेरी रिलैक्सिंग थिंग, कि जिसमें आप इस पे बड़े आराम के साथ इस पे अपना जो कैथारसिस कर सकते हैं, आप इसमें रिलैक्स कर सकते हैं। और जब भी आपको टाइम मिलता है तो आपको दोबारा अपनी एनर्जी को बहाल करने के लिए आर्ट का अगर सहारा लेते हैं तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। बेसिकली आपको आर्ट थकाता नहीं है बल्कि मजीद एनर्जी देता है। दैट इज द पॉइंट। अच्छा, ठीक है। कल साहब, अब इन दी एंड जो यंगस्टर, जो यंग जनरेशन आपको देख रही है, क्योंकि आपने खुद भी कहा कि आप चाहते हैं कि आर्ट आगे शिफ्ट हो, यंग जनरेशन इसको करे, whoever is watching you right now, आप उसको बीइंग एन आर्टिस्ट क्या कहेंगे अपने काम को लेकर? जो भी कुछ कहना चाहें, प्लेटफॉर्म आपका। जी, मैं तो पहले भी एक दो प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि इसको एक करिकुलम का हिस्सा बनाना चाहिए। मुख्तलिफ जो आर्ट के इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पे इनको रखना चाहिए, और मैं अपनी सर्विसेज दे सकता हूँ, या मैं अगर मुझे मौका मिला तो मैं सोच रहा हूँ कि कोई एकेडमी बनाई जाए ताकि नए आने वालों को जो आर्ट के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं उनको ये चीज़ सिखाई जाए और इसको आगे चलाया जाए। ये बड़ी एक खूबसूरत चीज़ है, और ये बड़ा आपको इसको बड़ी अकम्पलिशमेंट की फीलिंग आती है जब आप ये काम करते हैं। बिल्कुल ज़बरदस्त। थैंक यू वेरी मच कर्नल साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग में ज्वाइन किया। बड़ा ज़बरदस्त आपका काम है, और हम मेक श्योर करेंगे जब हम विजिट करें तब आपकी गैलरी पे ज़रूर आएँ, क्योंकि पिक्चर्स में तो ये आर्ट हमें बहुत खूबसूरत लग रही है, लेकिन जब हमें लाइव देखने को एग्जैक्टली तो बड़ा एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। आसिफ महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे, 3D आर्टिस्ट हैं। इनकी तर्ज का काम पाकिस्तान में भी बकौल इनके और बाकी दुनिया में भी नहीं हो रहा या बहुत ही कम हो रहा है, और काम इनका कैसे हमने आपको दिखाया भी। आप भी जरूर इसको फॉलो भी कीजिए, और अगर अच्छा लगता है तो देन डेफिनेटली यू कैन गो टू हिज गैलरी एज वेल। रावलपिंडी इस्लामाबाद के लोग तो जा ही सकते हैं। इसमें मजीद भी हम ऐसे आर्टिस्ट के साथ बात करते रहेंगे, आपको मिलवाते रहेंगे। ये टेक ब्रेक।
वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे पाकिस्तानी हीरोज़ की। हीरोज़ तो हमारे एक्सप्रेसो का हिस्सा होते ही हैं। मुख्तलिफ शोबा फ़िक्र के लोग, मुख्तलिफ तबका फ़िक्र के लोग हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे सेगमेंट ऑफ सोसाइटी की जिसको ऑफन नज़रअंदाज भी किया जाता है, और लोग अगर उनके बारे में बात करते भी हैं तो शायद वो बात उस हद तक असरअंदाज नहीं होती। हम ख्वाजा सरा जो कम्युनिटी है उसकी हम बात करने जा रहे हैं। इनको कौमी दायरे में लाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान बहुत सारे इक़दाम कर रही है, करती आ रही है, मगर एक ट्रांसजेंडर खुद को मर्द या औरत होने का क्या कहना चाहिए, उसे भ्रम का शिकार रहता है। हमारा माशरा उसको तस्लीम नहीं करता। हमारा माशरा उसको ट्रांसजेंडर की हैसियत से एक बतौर इंसान और पाकिस्तानी शहरी वो हुकूक नहीं देने को तैयार जो उसको देने चाहिए। और इस कम्युनिटी के जो अक्सर लोग हैं वो मुख्तलिफ शोबों में अपने काम के हवाले से स्ट्रगल करते भी नजर आते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना लोहा भी मनवाया। बिल्कुल, और मुल्क का नाम रोशन करने की कोशिश है। इस वक्त इस कम्युनिटी की जो एक रिप्रेजेंटेटिव हैं जन्नत अली, इन्होंने बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की जिसमें उन्होंने अपनी कम्युनिटी के मसाइल के हवाले से डिस्कस किया और इसके मुतालिक जो हुकूमती इक़दाम हैं उनको भी डिस्कस किया। जन्नत अली इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी ट्रांसजेंडर है। इन्होंने MBA किया हुआ है, HRN मार्केटिंग में गोल्ड मेडलिस्ट है, 30 से ज़्यादा कंट्रीज़ में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं और इस वक्त हमारे एक्सप्रेसो का हिस्सा है। हम उनको वेलकम करेंगे। वेलकम जन्नत, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच एंड थैंक्स अगेन फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अच्छा जन्नत, सबसे पहले तो मुबारकबाद कि आपने इतनी ज़बरदस्त बड़ी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बताएं बेसिकली ये था क्या? जी शुक्रिया। असल में सबसे पहली बात ये है कि हमें, जिस तरह आपने कहा कि बहुत सारी जगहों पे हमें अपना राइट्स छीनना पड़ता है, दिया नहीं जाता, तो सबसे पहले तो अपनी स्पेस बनानी और इस काबिल बनाना कि आपको लोग खुद इनवाइट करें। तो मुझे इनवाइट किया गया था डेनमार्क से और ये दुनिया की सबसे बड़ी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कॉन्फ्रेंस थी जिसमें बहुत सारे एक्टिविस्ट थे। पाकिस्तान के भी मिनिस्टर आए हुए थे सिंध से, जो इंक्लूजन और इक्वालिटी पर काम करते हैं। तो आई डिड ओपनिंग स्पीच इन फ्रंट ऑफ डेनिश रॉयल प्रिंसेस मैरी। अच्छा। हाँ, और इसके अलावा फिर UN सिटी में मुझे इनवाइट किया गया और उसमें भी मेरे सेशंस थे। और हर जगह पर जहाँ पर एक मतलब प्रेजेंस होनी बहुत ज़रूरी थी, बाकी ममालिक थे, तो मुझे अच्छा लगा मैं पाकिस्तान का झंडा लहराया और उन्हें। So what was the content of your opening speech if I ask? Secondly, ये जो challenges हम यहाँ पे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं, देखते हैं, क्या ये दुनिया भर में भी ऐसे ही हैं या आपको लगता है कि यहाँ पे ज़्यादा है? जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। सबसे पहले तो ये जो कंटेंट था मेरा, मुझे लगता है इंक्लूजन और डाइवर्सिटी की बात की सबसे पहले मैंने। और मैं चूँकि विमेन पीस काउंसिल के एम्बेसडर हूँ, फिर CIP नेटवर्क, इलेक्शन से रिलेटेड और कानून जो पास करवाया था फेडरल में, उसमें बड़ी पेश थी। अपने जो सीनियर एक्टिविस्ट है उनके साथ 5-6 लोग थे, उनमें से एक मैं भी थी, जो 2018 में कानून पास हुआ। उसके बाद हमने एक यहाँ पे प्राइड, जिस तरह मार्च होती है औरत मार्च, ट्रांस मार्च कंडक्ट करवाई थी। ट्रैक टी मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, उससे उस बारे में मैंने डिस्कस किया कि पाकिस्तान को डोंट कंसीडर इट दैट वी आर लेस देन अदर्स। मोस्टली वी पीपल आर लेफ्ट बिहाइंड, बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ ट्रांसजेंडर एंड देन कमिंग फ्रॉम साउथ एशिया। तो पीपल ऑफ कलर को बहुत डिस्क्रिमिनेट किया जाता है बाहर। और फिर अगर जेंडर की बात आए तो फिर पहले से सरप्रेस हैं और डिस्क्रिमिनेशन डबल हो जाता है। तो आई थिंक ये बहुत चैलेंजिंग था, बीइंग अ ट्रांसजेंडर फ्रॉम पाकिस्तान एंड बीइंग अ मुस्लिम ट्रांसजेंडर, जो जस्ट गो एंड स्पीक इन फ्रंट ऑफ सच बिग नेम्स। अच्छा जन्नत, अभी आपने एक टर्म मेंशन की थी, आपने चूंकि आप एज एन आर्टिस्ट भी काम करती हैं और एज अ सोशल वर्कर एक्टिविस्ट भी काम करती हैं, आर्टिविस्ट आपने एक टर्म बनाई थी। जी जी, आर्टिविस्ट, बिल्कुल, मैं खुद को आर्टिविस्ट कहती हूँ और इसी टर्मिनोलॉजी की वजह से मुझे वाशिंगटन DC में भी बुलाया गया था। अच्छा। और सबसे मज़े की बात, जो सेनेटर फर्स्ट टाइम मतलब सिलेक्ट हुई हैं ट्रांसजेंडर अमेरिका में, शी इज़ माई फ्रेंड। अच्छा। शी वॉज ऑल्सो देयर, तो मैंने कुछ पिक्चर्स भी आपसे शेयर की होंगी, आप देखेंगे हमारी TV स्क्रीन पे चल रही है पिक्चर। तो सारा मैकब्राइट हैं। तो मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ हुकूमत को कि अब पाकिस्तान में भी पार्लियामेंट में और नेशनल असेंबली में एक ट्रांसजेंडर बैठना चाहिए, एक नहीं, ज़्यादा होने चाहिए। ये मैसेज मैंने स्पीच में भी दिया था। मैंने डिसेबल लोगों की बात की, मैंने पीपल ऑफ कलर की बात की, फिर मैंने उन्हें कहा कि इक्वल नंबर होने चाहिए। मतलब आप वाइट पीपल, आपकी कम्युनिटी के कुछ लोगों से मैंने बात, इस्लामाबाद में खासतौर पे मुझे इत्तेफाक हुआ, जो लोग निचली सतह के ऊपर है ना, जो स्ट्रीट्स के अंदर हमें नजर आते हैं, उनमें भी कुछ लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे भी हैं थोड़े बहुत, जो घरों से निकले हैं, उनको आपको पता है चैलेंजेस, वो लोग ये कंप्लेन करते हैं आप जैसे लोगों से जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे है कि जब हमारी कम्युनिटी में से कोई शख्स ऊपर आ जाता है तो वो हमें भूल जाता है, वो फिर NGOs के साथ लग जाता है, वो डॉलर कमाने लग जाता है। ये उनका बड़ा कंप्लेन रहता है। बिल्कुल ऐसे है। इसका जरा जवाब दें, ऐसा होता है क्या?
इस कि जब तरह आप खुद कुछ आ गए, बन गए, तो आप उनको भूल गए जिनकी वजह से आप बने थे। आई थिंक वो इंसान कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, वो एक्टिविस्ट जो ग्रास रूट लेवल पर काम ना करे। इसलिए जब हम कानून पर काम कर रहे थे, बिल बनाने, तो हमने उन लोगों को टच किया जो सिग्नल्स पर हैं, जो डांस करते हैं, जिनके घर में लाइट और पानी तक नहीं है, ताकि उनके फॉर एग्जांपल आपने लिखा है कि वो एजुकेशन चाहते हैं, लेकिन जब हम उनके पास गए और उनका दर्द जब तक फील नहीं किया कि उनके पेट में खाना नहीं, रहने को छत नहीं, तो वो स्कूल कैसे जाएंगे? तो उनके चैलेंजेस थोड़े से डिफरेंट हैं। तो आज मैं आपके सामने शायद इसीलिए उन्हीं की दुआओं की वजह से बैठी हूँ, क्योंकि मैं उन सब की बात सुनती हूँ, सिग्नल्स पर रुकती हूँ, उनके साथ वक्त स्पेंड करती हूँ। वो सारे चैलेंजेस मैंने किए हैं जो वो फेस करते हैं, जब तक वो दर्द फील नहीं की तब तक मैं काम फ्रैंकली स्पीकिंग कुछ लोग जो आपकी कम्युनिटी के बतौर एक्टिविस्ट सामने टीवी पे आते रहे ना, आते रहते हैं, उनसे शिकायत है, वो कुछ नाम लेके मगरमच्छ कहते हैं, मैं तो भी नाम नहीं हैं, लूंगा। कुछ मगरमच्छ भी हैं जो ट्रांस को एज अ फैशन दिखाते हैं, ऐसा पपेट बिठाते हैं, अपना एजेंडा, यू नो, वर्ड्स उनके होते हैं लेकिन वो ट्रांस बोल रहा होता है। अच्छा जन्नत, चूंकि जैसे अभी इमरान ने मेंशन किया, ऑब्वियसली कुछ ऐसे भी हम ट्रांसजेंडर्स, हमने मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्रीज देखती हैं, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे हमको देखते हैं, वो कहते हैं कि या तो हमें माशरे में उस तरह का रोल नहीं दिया जाता, और अगर मिल जाता है लेकिन हमें उस तरह की जो कह लें कि उजरत या उसका रिवॉर्ड नहीं होता, और हम फिर अपनी पुरानी लाइफ की तरफ चले जाते हैं। और ये रीजन क्यों है कि जब हम एक ट्रांसजेंडर को कहते हैं कि आप नौकरी करें, तो वो कहते हैं हमें इतने कम पैसे मिलते हैं, जो शायद हम पहले काम करें तो उससे हम ज्यादा कमा रहे हैं। तो ये वाला जो एक प्रोसेस है, इसको आप किस तरह से एड्रेस करें? आई रियली अप्रिशिएट योर क्वेश्चंस। मुझे लगता है कि मुझे बताने से पहले ही आप ये पूछ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। एक तो सबसे पहली बात है क्लेम योर स्पेस। मैं अपनी कम्युनिटी को भी ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मुझे भी सेम चैलेंजेस थे, मुझे भी घर वालों ने कहा था कि निकल जाओ, लेकिन मैंने अपनी स्पेस क्लेम की, अपने जेंडर एक्सप्रेशन को कुछ हद तक छुपाया ताकि मैं एक रोल मॉडल के तौर पर सामने आऊँ। नेवर एवर एक्सपेक्ट फ्रॉम पीपल। मैं तो अल्लाह ताला से हमेशा मांगती थी कि मुझे कुछ, या अल्लाह मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बनाए कि मैं कुछ कर सकूँ। अगर मैं लोगों से मांगती तो शायद ना MBA गोल्ड मेडलिस्ट होती, ना इतने मुल्कों में जाती, ना फिल्म इंडस्ट्री में नाम बना सकती। जो सारी चीज़ें मैंने अचीव की हैं, आपको खुद से भी स्ट्रगल और ब्रेव होना पड़ता है। तो मैं अपनी कम्युनिटी को भी ये कहूँगी कि कंप्लेनिंग एटीट्यूड अब हमें चेंज करना पड़ेगा। तरस खाने वाली चीज़ों से बाहर निकल के अब हमने 2018 में जो कानून जो फेडरल में पास करवाया, अब कुछ दिनों में, कल हमारी मीटिंग थी और पंजाब से पेश होने जा रहा है, तो जो आप बात कह रही हैं उसमें सारी चीज़ें कवर होंगी इंशाल्लाह। बहुत अच्छा नुक्ता है, और आपने चूंकि जिक्र कर दिया तो हम बता दें आपको कि ये शोएब मंसूर साहब की फिल्म में जन्नत फीचर भी कर चुकी हैं, जो ये बात बता रही हैं। खैर आगे बढ़ते हुए, इस वक्त बहुत से यंगस्टर्स अपने घरों में ऐसे होंगे 13, 14, 15 साल की उम्र के, जो कि इस वक्त उसी कंफ्यूजन का और उसी चैलेंज का शिकार होंगे जन्नत, जो आज से 5-10 साल पहले आप फेस कर रही होंगी अपने घर के ऊपर। फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही होगी, वो कुछ और करना चाहता होगा, कहीं और जाना चाहती होगी। इस सारी सूरत हाल को लेकर आप उन लोगों को क्या एड्रेस करेंगी? वो इस साइकोलॉजिकल बैरियर को कैसे तोड़ें, क्या करें? अमेजिंग, या बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी जब मैं आ रही थी शो की रिकॉर्डिंग के लिए, तो मुझे कुछ 1-2 स्टूडेंट्स के मैसेज रिसीव हुए। अभी रिसेंटली मैंने आज़ादी स्कॉलरशिप इंट्रोड्यूस करवाए हैं, जो ट्रांसजेंडर्स पढ़ना चाहते हैं, फ़ीस पे नहीं कर सकते, और उन्होंने इंटर किया हुआ है, प्लीज़ वो मेरे से कांटेक्ट करें, और उनकी एजुकेशन पूरी बैचलर्स डिग्री फ्री होंगी। एक तो सबसे पहले अपनी आइडेंटिटी के साथ सामने आना चाहते हैं। दूसरा ये कि अगर आपने इतने सेंसिटाइज नहीं हैं, आपको पता नहीं कम आउट कैसे करना है, तो आप हमारे जैसे लीडर्स को एज अ रोल मॉडल दिखाएं कि अगर कि कुछ मेल और फीमेल भी वो कानून पास नहीं करवा पाए, इतनी अच्छी रिप्रेजेंटेशन नहीं करवा पाए, तो अगर हमें इक्वालिटी और इक्विटी दी जाए तो हम भी वी कैन ब्रेक द स्टीरियोटाइप्स, वी कैन कम फॉरवर्ड, वी कैन क्लेम आवर स्पेस, एंड इंशाल्लाह यू विल सी अ ट्रांसजेंडर पर्सन सिटिंग इन अ की पोजीशन। मेरी तो विश है प्राइम मिनिस्टर बनने की। आई ऑलवेज ड्रीम बिग। व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। जन्नत, हमारे प्लेटफॉर्म से एक छोटा सा मैसेज उन तमाम लोगों को जो कि अभी हम चूंकि खुद भी एक्सेप्टेबिलिटी के एक फेज से निकल रही है पूरी सोसाइटी, और आपकी कम्युनिटी भी, तो क्या मैसेज देंगी हमारे प्लेटफॉर्म से? मैं सबसे पहले ये मैसेज देना चाहूँगी कि चेंज स्टार्ट्स विद इन योर होम। ठीक है, हम हमेशा कंप्लेन करते हैं सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, हमारा फर्स्ट स्कूल हमारे पेरेंट्स हैं। तो अगर पेरेंट्स हाथ पकड़ कर चलें, और अगर सोसाइटी जो उनको ब्रेन फीडिंग कर रही है उसको शट अप कॉल दे दें, और अपनी औलाद को एक्सेप्ट करें, सीने से लगाएं, बाहर जालिम सोसाइटी में ना फेंकें, तो आज वो देखेंगे कि वो कैसे एक एक्टिव सिटीज़न का रोल प्ले करते हैं सोसाइटी में। और वो जो इस तरह के जो प्रोफेशन है डिरोगेटरी, जिनको आप ही कहते हैं कैसे करते हैं, तो आप पूछें क्यों करते हैं, खुद से ये क्वेश्चन ज़रूर पूछें, और अपने बच्चों को शुरू से साथ सीने से लगाएं। जो टीचर्स हैं उनको 20 सेकंड से अगर जवाब दे पाए, कुछ लोग जानबूझ के भी तो
शीमेल्स बनने की कोशिश करते हैं, मैंने देखा है बेरोजगारी से सबसे पहले तो शीमेल एक फरार ढूंढते हैं माशरे से। शीमेल वर्ड जो है ना बड़ा डिरोगेटरी वर्ड है, वेस्ट से निकला है। ये उन ट्रांसजेंडर्स के लिए यूज़ किया जाता है जो सेक्स वर्क और इस तरह की चीज़ों में है। तो हमेशा ट्रांसजेंडर्स को ख्वाजस्रा या ट्रांसजेंडर कहना चाहिए सबसे पहले, ठीक है। दूसरी बात फॉर द करेक्शन जी, ये बहुत ज़रूरी है जेंडर सेंसिटाइजेशन के। आप पूछें आपको कैसे प्रोनाउन करना है, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं बात। तो उन लोगों के बारे में आप क्या कहेंगी? वो उनको इस आप ऐसा समझना चाहिए? ऐसे लोग जो उनसे हैं बहुत कम है। आप सोचें किसी मर्द को कहें कि और अगर मैं आपको कहती हूँ आपने औरत जैसे कपड़े पहन के रहने हैं, कितनी देर तक पहन सकेंगे? आपको घुटन महसूस होगी। जस्ट इमेजिन कि वो ट्रांसजेंडर जिनकी फैमिली उनको एक मास्क पहना देती है और फोर्स करती है कि आपने ड्यूअल लाइफ जीनी है, आप एक दिन नहीं रह सकते, तो उनके लिए तो बहुत मुश्किल होती है। थैंक यू वेरी मच जन्नत, वी विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक कि आप इसी तरह से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, हम रोशन करें। हम आपको शुक्रिया। जन्नत अली हमारे साथ मौजूद थी और बड़ी ज़बरदस्त बातें की, बड़ी मोटिवेशन वाली बातें की, बड़ा अच्छा लगा इनसे बात करके। अभी हम एक ब्रेक लेंगे और सीख के कि आप किस तरीके से इक्वालिटी ला सकते हैं अपनी सोसाइटी के अंदर। अपने ट्रेनिंग अच्छी कीजिए। शायद हमारी तो उस तरह से तरबियत नहीं हुई, हम तो शुरू से हंसते ही रहे इन पे। अपने बच्चों की तरबियत अच्छी कीजिए। ब्रेक लेते हैं। सैयद अली गिलानी साहब के हवाले से हमने आपको प्रोग्राम के आगाज़ में बताया था, उनका इंतकाल हुआ। पूरी कौम, पूरे पाकिस्तानी, कश्मीरी आज दुनिया के जिस हिस्से में भी हैं मगमूम हैं और कौमी परचम सर निगू हैं। इस वक्त हमें सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी, वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर, हमारे साथ मौजूद हैं बराह रास्त। उनसे ज़रा पूछते हैं कि वो इस सूरत हाल पे क्या ख्यालात रखते हैं। सरदार साहब, वैसे तो हमें इल्म है बीइंग कश्मीरी, बीइंग प्राइम मिनिस्टर आज़ाद जम्मू कश्मीर, आपके जज्बात भी यकीनन हमसे कुछ खास मुख्तलिफ नहीं होंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पर एक्सप्रेस करें इस इतने बड़े नुकसान को जो आज कश्मीरियों का और पाकिस्तानियों का हुआ। देखें जी, मैं तो सैयद अली गिलानी के इंतकाल पर दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी रंजीदा है। सैयद अली गिलानी तहरीक आज़ादी के रूह रवां थे। इनकी पूरी जिंदगी जो है वो तहरीक आज़ादी के लिए वक्फ थी और मुख्तलिफ औकात में इनको कैदोबंद की भी सोबतें इन्होंने बर्दाश्त की, लेकिन अरसा 27 साल से ये मुकम्मल तौर पर भारतीय जबर के जरिए कैदोबंद थे और आखिर में नजरबंद भी रहे जब ये उनका विसाल हुआ। तो इसमें उन्होंने कभी भी भारत के सामने सरेंडर नहीं किया। और फिर ये मैं आपको बताऊं, जो खास कश्मीरी और पाकिस्तानियों के लिए उनके अल्फाज थे कि हम पाकिस्तानी हैं। और इस बुनियाद पर मैं समझता हूँ आज वो जो नारा था उसकी तकमील हमने आगे करनी है और कश्मीरियों ने करनी है, जो जबरदस्त से भारत के कब्जा में वो महसूर है। सरदार साहब, जिस तरह से आपने अभी खुद ही कहा कि सैयद अली गिलानी साहब रूह रवा थे तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से, तो आप क्या मुस्तकबिल देखते हैं? आप कश्मीर की जो तहरीक चल रही है, मुख्तलिफ रहनुमाएँ ऑब्वियसली, लेकिन स्टिल एक जिस तरह से एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप अली गिलानी साहब की थी, उसके बाद आप क्या फ्यूचर देखते हैं? देखें जी, मुख्तलिफ औकात में बड़े हमारे हीरोज वो इस कैदोबंद के जरिए उन्हें अमवात उनकी हुई हैं भारत के जबर, लेकिन किसी ने सरेंडर नहीं किया। यही मैं समझता हूँ आज उनकी मौत से हमने जो है एक दिन की छुट्टी आज़ाद कश्मीर में और 3 दिन का सोग बनाया है, तो बना रहे हैं। उनके लिए हम कलाम खानी भी करेंगे। वो जो उनने सारी जिंदगी गुजारी, एक पैगाम दे दिया और फिर उनमें मजहबी रवादारी कूट के भरी हुई थी, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने लोगों को बहुत बड़ा मैसेज दिया है आखिर में कि वो ना झुके, ना बिके और ना कहीं सरेंडर किया। ये एक तारीख रकम करके गए हैं कश्मीरियों के लिए और आने वाली नस्लें उनके इस मिशन की तकमील के लिए इंशाल्लाह वो काम करेंगे और उनकी एहसानमंद भी रहेंगी। चूंकि आप वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर हैं, ज़रूर कोई ना कोई अवामी मकाम, कोई ना कोई सड़क, कोई ना कोई इमारत हम समझते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि उनके नाम से मौसूम होनी चाहिए। हो सके तो वज़ीर आज़म साहब इस पर भी ज़रूर गौर कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहे। जी, बहुत अच्छा सवाल है। जरा मैं इसमें आपको बताना चाहता हूँ कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और यहाँ की जो हमारी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नुमाइंदे हैं आज़ाद कश्मीर में, उनके साथ और अपने दीगर हुकूमत के साथ बैठ के तो हम इंशाअल्लाह
कोई उनके नाम पर कोई ऐसा इदारा रख लेंगे, इदारे को या किसी और प्रोमिनेंट जो कश्मीरियों को आने वाले लोगों के लिए एक मिसाल हो जाएगा, उनके नाम इंशाल्लाह हम बहुत 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 ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन। आपका बहुत शुक्रिया, आपने खुसूसी तौर पे हमें वक्त दिया। वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, जो कि अपने गम और अफसोस का इजहार तो कर ही रहे थे अली गिलानी साहब की रहलत के हवाले से। उसके साथ साथ उन्होंने हमें ये बताया एक्सक्लूसिवली कि वो कोई ना कोई इमारत या इदारा ज़रूर अली गिलानी साहब के नाम से मौसूम करेंगे, ताकि आने वाली जनरेशन को भी पता चले कि कितनी अजीम शख्सियत है गिलानी साहब। और आगे बढ़ना है, बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। नहीं, अभी हम कोविड के हवाले से बात करेंगे। कोविड को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत की जो हिकमत अमली है वो उसमें सख्ती आ चुकी है। अब गवर्नमेंट ने बाउंड कर दिया है कि अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं करवाई तो आपको किसी भी सूरत जो कह लें गिरफ्तारियां भी होंगी, आपको जो मॉल्स हैं उनमें एंटर नहीं होने दिया जाएगा, और कोई भी जो पेट्रोल पंप पे इनफैक्ट आप नहीं जा सकते, आप पेट्रोल नहीं ले सकते। तो इस हवाले से आज हम बात करेंगे। अल्लाह करे असर हो जाए वैसे पाकिस्तान। और हाँ जी, ये इस असर को करने के लिए हुकूमत ने इतनी सख्ती की है और मजीद पाबंदियां होंगी। अगर ब्रेकडाउन शुरू हो चुका है इस हवाले, हमारे साथ कोरोना टास्क फोर्स के सरबराह डॉक्टर अताउर रहमान साहब मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब हम देख रहे थे कि फर्स्ट और सेकेंड वेव या थर्ड वेव की जब हम बात कर रहे थे तो गवर्नमेंट ने बड़े बेहतरीन अंदाज में इसको केटर किया और बहुत अच्छे कंट्रोल तरीके से इसको मैनेज किया। ये जो फोर्थ वेव है इसमें हमें कुछ उस तरह से नज़र नहीं आ रही मौसर अंदाज जो हमने स्ट्रैटेजीज अपनाई थी। कोविड केसेस बढ़े हैं, हम जब तक सख्ती नहीं करते फिर कोई वाकया हो जाता है और फिर एकदम से वेव में जो कि एक बूस्ट देखने में आता है। तो ये स्ट्रैटेजी में कोई फ्लॉ है या अवाम बहुत ज़्यादा केयरलेस है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह स्ट्रैटेजी में कोई फ्लॉ नहीं है, बल्कि ये जो है बहुत ज़्यादा ख़तरनाक वेरिएंट है जो इस वक्त डेल्टा और डेल्टा प्लस है। ये तकरीबन 1000 से 1200 गुना ज़्यादा तेज़ी से फैलता है उस पुराने चाइनीज़ वेरिएंट के मुकाबले में। जो वायरल लोड होता है जब एक आदमी खांसता है जो डेल्टा में मुब्तला हो तो वो तकरीबन 1000-1200 गुना ज़्यादा वायरसेस उसके अंदर से निकलते हैं और उसकी वजह से जो है इन्फेक्शसनेस बहुत ज़्यादा है, इसकी ये फैलाव इसका बहुत ज़्यादा है। और हुकूमत की पॉलिसीज़ तो बेहतरीन नहीं है और दुनिया भर में सराहा गया है इन पॉलिसीज़ को कि आप हिंदुस्तान से मुकाबला करें या दूसरे ममालिक से जो एडवांस कंट्रीज हैं जहाँ के हेल्थ सिस्टम हमसे कहीं ज़्यादा मजबूत हैं, वो अपने पीठों पर आ गए हैं। लेकिन ये वायरस क्योंकि म्यूटेट करता है, उसकी जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक सूरत होती है वो डोमिनेट कर जाती है, जो कमज़ोर सूरतें होती हैं वो दब जाती हैं। तो ये जो स्मार्ट पॉलिसी की जो इनकी रही है और जो सख्ती और नरमी जो कर रहे हैं, ये बहुत एहतियात से रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर देखकर किस जगह को लॉकडाउन किया जाए, किस जगह को खोला जाए, क्या सख्ती की जाए, क्या नहीं किया जाए, ये जो है ये पॉलिसी हर इस वक्त जो है वो बहुत ही कामयाब तरीके से चल रही है। और ये कि दुनिया में देखें क्या हो रहा है, तो आप पिछले साल तकरीबन यानी कि अगर आप जनवरी से लेके और दिसंबर तक देखें तो 20 लाख अमवात हुई थी। इस साल जनवरी से अगस्त तक 25 लाख बात हो चुकी हैं ऑलरेडी। तो ये जो है दुनिया भर में फैल रहा है, वैक्सीनेशन के बावजूद ये जो है फैल रहा है। अमेरिका जैसे मुल्क में जहाँ ज्यादातर एलिजिबल पॉपुलेशन वैक्सीनेट हो गई है वहां भी तेजी से फैल रहा है। अमवात कम हो गई है लेकिन फैल ज्यादा रहा है। तो इस वजह से अभी तक जो पॉलिसीज है हमारी 4-5 हजार से ज्यादा हम अभी तक नहीं गए हैं इस लेटेस्ट वेव में। डॉक्टर साहब पॉलिसी हमारी बहुत अच्छी है, लेकिन फोर्थ वेव जैसे आपने खुद भी कहा कि ये वेरिएंट बहुत है और बहुत तेजी से फैल रहा है। लेकिन अगर हम बात करें ये जो स्ट्रिक्टनेस की गई है, आपके ना शॉपिंग मॉल्स होंगे में आप जा सकते हैं बगैर सर्टिफिकेट के, ना आपको पेट्रोल मिलेगा, ना रेस्टोरेंट्स में जा सकते हैं, शादी हॉल्स में नहीं जा सकते। तो ये सारी जो पॉसिबल होगा गवर्नमेंट के लिए कि इन सर्टिफिकेट्स को चेक किया जाए और इस प्रोसेस को स्मूथ किया जाए? चेकिंग तो बिल्कुल आसान नहीं है क्योंकि जाहिर है आप हर एक को किस तरह चेक करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि लोगों के टेलीफोन की सिम्स बंद कर दी जाएं अगर वो वैक्सीनेट ना हो, उनको हवाई जहाज पे ना जाने दिया जाए जब तक वो अपनी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट ना दिखाएं। बहुत से रेस्टोरेंट्स में आपको अभी भी नहीं जाने दिया जा रहा जब तक आप या तो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट ना दिखाएं। बहुत आसानी से देखा जा सकता है कि आपके पास सर्टिफिकेट नहीं भी है और आप वैक्सीनेट हैं तो अपना NIC अगर उनको नंबर दिखा देंगे तो 20 सेकंड के अंदर NIC डाल के पता चल जाता है, समझ आ जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, कल हमने एक बड़ी शानदार खबर मेरी नज़र से गुजरी, हमने तकरीबन 15 लाख लोगों को एक दिन में वैक्सीनेट किया, 1.5 मिलियन। इट्स अ बिग अचीवमेंट और आई थिंक दिस वाज द हाईएस्ट सो फार। तो इसका मतलब ये है कि हम बहुत तेज़ी से वैक्सीनेशन की जाने बढ़ रहे हैं। कब ऐसा स्टेज आएगा, आपकी रिसर्च, आपका
डाटा क्या कह रहा है? जब हम हर्ड इम्यूनिटी क्लेम कर सकेंगे पाकिस्तान के अंदर, कितने वक्त में आ सकता है वो स्टेटस? आपका जो है जो एलिजिबल पॉपुलेशन है जो कि 16 साल से बड़ी है या 18 साल से, तो इनको जो वैक्सीनेट करने हैं, अगर आप ये 15 लाख की एवरेज बरकरार रखते हैं रोजाना, तो इसका मतलब है 4.5 करोड़ डोजेस वैक्सीन आप लगा सकते हैं हर महीने के। अच्छा। तो इस हिसाब से, और आपको 2 डोजेस लगाने हैं, तो इस हिसाब से तकरीबन 3 से 4 महीने में आप अपने ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है, जो एडल्ट पॉपुलेशन है, लेकिन फिर भी जो बच्चे हैं वो वल्नरेबल फिर भी हैं, और अब बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं क्योंकि उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं है। अस्पताल हैं वो बहुत सारे बच्चों से भर रहे हैं और अमवात हो रही हैं, तो ये खतरा जो है ये बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा। आप अभी बहुत दूर है इससे बचने के। ये तो अभी 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं वेव भी आएंगी, और अभी लाखों लोग और मरेंगे दुनिया भर में जो अमवात की तरह। डॉक्टर साहब, ये जो हमारे ऊपर सफरी पाबंदियां हैं, खास तौर पे बरतानिया, यूरोप वगैरह को लेकर, वो काफ़ी लंबी चली गई, और हमने देखा कि मसला साइंटिफिक से ज़्यादा सिफारती हो गया, डिप्लोमेटिक हो गया, कि हमने इतना अच्छा परफॉर्म किया, WHO ने हमारी तारीफ की, बरतानिया में रेड लिस्ट से निकाल नहीं रहा है। हम दूसरी जानिब बरतानिया और दीगर ममालिक के जो फौजी हैं उन तक को अपने मुल्क में लेके आ रहे हैं, जो कि स्ट्रेट पाकिस्तान की सॉवरेंटी के भी मसाइल हैं उसके अंदर। तो ये इसके ऊपर कोई डिप्लोमेटिक सतह पे भी बात हो रही है जी? साइंटिफिकली तो हम प्रूव करने की कोशिश कर ही रहे हैं कि हम बेहतर काम करें, वो हमारा डाटा नहीं मानते वी हैव हर्ड। इस पर ज़रा कुछ हमें बताइए। जी बिल्कुल, सिफारती सतह पे हाईएस्ट लेवल पे बातचीत हो रही है इस पर, और उनको कन्विंस किया जा रहा है। और बहुत से शायद लाइल्मी हो, वो कहते, उनका एक वजह जो उन्होंने बताई थी कि आपके यहाँ डिजीज सर्वेलेंस नहीं है सिस्टम, कि आप देख सकें कि कहाँ पर कितनी बीमारी और कौन से वायरस फैला हुआ है। ये भी गलत है, क्योंकि कराची में ही देख लीजिए कि हम डिजीज सर्वेलेंस का बहुत अच्छा सेंटर, जमील रहमान सेंटर फॉर जीनोमिक्स है, जिसमें हर वायरस के जो तब्दीली हो रही है उसके जेनेटिक स्ट्रक्चर फौरन देखा जा रहा है। तो बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन भी है और कुछ पॉलिटिकल मामला भी है, क्योंकि अगर आप देखें कि पाकिस्तान को हमेशा नजरअंदाज किया जाता है बैनुल अक़वामी तौर पे, खास तौर पे मगरबी ममालिक, कुछ मगरबी ममालिक, तो ये जो है कुछ पॉलिटिकल मामला भी है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। कोविड के हवाले से आपने बताया भी, और वैक्सीनेशन के प्रोसेस को तेज़ किया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आबादी जो है वो वैक्सीनेटेड हो। और जहाँ तक सफरी पाबंदियों के हवाले से डॉक्टर साहब ने कहा कि कुछ पॉलिटिकल इसमें फैक्टर ज़्यादा है, क्योंकि हमारे पास मुकम्मल सर्विलेंस के सेंटर्स भी हैं जहाँ पे मुख्तलिफ जेनेटिक्स को ऑब्जर्व भी किया जा रहा है। कोविड जैसे जैसे इसका जो वेरिएंट डिफरेंट हो रहे हैं, इस पर भी बात की, और यही बात हम भी बार बार कहते हैं कि जब भी आप सफरी पाबंदियों पे ज़रूरी नहीं है कि आप पे पाबंदियां लगाई जाए तभी आप वैक्सीनेशन करवाएं। एज अ नेशन और एज अ सिटीजन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, खुद को वैक्सीनेटेड। और एक बहुत बड़ा सवाल बहरहाल है, वो लोग जो कि सफ़र कर रहे हैं, इंग्लिश वाला सफ़र कर रहे हैं और उर्दू वाला सफ़र नहीं कर पा रहे, इस वजह से कि बहुत सारे ममालिक हमें अभी तक अपनी रेड लिस्ट के अंदर रखे हुए हैं। इस मसले को सॉर्ट आउट किया जाना चाहिए। महज ट्वीट से तो काम नहीं चलता ना ट्वीट से हुकूमतें चलती हैं। बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं पाकिस्तान में, जिनकी अजीज़ व क़रीब हैं। करना पड़ता है मतलब अपने डाटा को कि हमारा जो डाटा है वो ठीक है, और उसके बावजूद भी अगर कोई चैलेंज करे तो दुनिया भर के अंदर सर्टेन स्टैंडर्ड्स हैं, आप उनको जब मीट करते हैं, जैसे शौकत खानम हमारा एक इदारा, उसको दुनिया मानती है। क्यों मानती है? कि दे फॉलो द स्टैंडर्ड्स जो इंटरनेशनल है। तो इसी तरह अपने डाटा के स्टैंडर्ड्स को भी मेंटेन करना और फिर प्रूव करना दुनिया के सामने, ये भी हमारी गवर्नमेंट्स को ही करना है। उसके बाद ही लोगों के लिए आसानियां होंगी। प्रोग्राम हमारा खत्म होने जा रहा है, लेकिन चूंकि आज वंस अगेन 6 सितंबर भी आने को है, लेकिन एक बहुत बड़ा धचका, एक बहुत बड़ा सानिया सदमा हमें मिला अली गिलानी साहब की सूरत में। आज वो हमें नहीं रहे, उनका नाम, उनका काम हमारे बीच में रहेगा। आपसे गुजारिश है कि अली गिलानी साहब को दुआए मग़फ़िरत में अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। और हमें आप इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी कल। फीडबैक के लिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर आता है, हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, हमें इंतज़ार रहेगा और कल आपसे फिर मुलाकात होगी। टेक केयर, गुड और अल्लाह हाफ़िज़।